हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले अबाउट सॉल्ट एनालिसिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। यहाँ इसी साल सिलेबस के अंदर जो आपका सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट है वो ऐड हुआ और हम लोग इसको कवर करने वाले पूरा डिटेल के अंदर हर एक आयन कैटायन जो आपको दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले कि यहां पर आपके पास सिलेबस में कौन कौन से आयन्स हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे आयन्स हैं जो आपको यहां पर कवर करने हैं। ठीक है, तो देखो मैं अगर आपसे बात करूं एनायंस की, तो आपके कौन कौन से एनायन सिलेबस में है, तो इधर आपके पास कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट के अलावा आपके पास सल्फाइड आयन है, सल्फेट आयंस का एनालिसिस है, टेस्टिंग है, NO3 माइनस है। ये सारा वो पार्ट है जो आप बेसिकली प्रैक्टिकल जो होता है 12th क्लास में 11th क्लास में उसके अंदर कवर करते हो, सारे यहां पर है। इसके अलावा Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। सही है। इसी तरह कैटायंस में अगर आप आ जाओ तो कैटायंस में आपके पास एक लिस्ट है पूरी, इसमें Pb2 प्लस है, आपको Ag प्लस दिया हुआ है, ठीक है, नहीं Ag प्लस नहीं है, सॉरी, है ना, तो Pb2 प्लस है। Pb2 प्लस के अलावा आपके पास यहां पर Cu2 प्लस है, तो ये ग्रुप 1 का कैटायन है। अभी क्लासिफिकेशन तो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आपको Al3 प्लस, Fe3 प्लस, ये कैटायंस के ग्रुप होते हैं, सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। आपके पास Zn2 प्लस है, Ni2 प्लस है, ये फोर्थ ग्रुप कहलाता है आपका। वैसे रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं इनको, और देख लेंगे आगे चल के, ठीक है ना। फिर Ba2 प्लस की टेस्टिंग है, Ca2 प्लस की टेस्टिंग है, Mg2 प्लस की टेस्टिंग है और आपकी NH4 प्लस की टेस्टिंग है। तो पहली बात, ये सारे आयंस आपके सिलेबस के अंदर है। अब इनकी टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन मिक्सचर के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे इनके ऊपर बेस्ड पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके इन सारे आयंस को कवर करेंगे डिटेल के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको जो आइडिया होना चाहिए होता है वो होता है सॉल्युबिलिटी रूल्स का। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सॉल्ट्स पानी के अंदर सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए। तो आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स रटने नहीं है, लेकिन एक बार आपको इनको गो थ्रू जरूर करना है, आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखिए, जो भी आपके पास फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और अमोनियम आयन NH4 प्लस, इनके ऑलमोस्ट सारे सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट NaHCO3 विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आप S ब्लॉक के अंदर पढ़ते थे, बट अब तो हटा दिया गया है। तो NaHCO3 जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनती है, जिसकी वजह से वाटर में इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट आप लोग देखें तो जितने भी क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं, आयोडाइड्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट Ag प्लस, Pb2 प्लस एंड Hg2 प्लस। तो ये तीन ऐसे कैटायंस हैं जिनके क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स वाटर में इनसॉल्युबल है। अभी आप यहां पे देखो, ये Hg2Cl2 ऐसे हम बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन वहीं अगर आप मर्क्यूरिक क्लोराइड को देखो HgCl2, तो ये आपका क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो आप ये ध्यान दें, थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए। सिल्वर, लेड और मर्क्यूरस Ag प्लस, Pb2 प्लस एंड Hg2 प्लस, एक Cu प्लस के केस में भी आती है इनसॉल्युबिलिटी की बात, बट मेजर आपको ध्यान रखना, इनको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जितने भी नाइट्रेट्स हैं, सभी के सभी नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये सॉल्युबिलिटी रूल्स आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो जितने भी नाइट्रेट्स हैं वो सभी के सभी नाइट्रेट्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद आप देखें मोस्ट सिल्वर सॉल्ट, तो सिल्वर के मैक्सिमम सॉल्ट्स वाटर इनसॉल्युबल है एक्सेप्ट AgNO3 एंड CH3COAg, दो सारे नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल है। तो देखो नाइट्रेट्स में आ गया AgNO3 और ये है सिल्वर एसीटेट CH3COOAg, ये दोनों वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल। उसके अलावा बाकी सारे सिल्वर सॉल्ट्स वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ऐसे आप देखें सल्फेट्स, मैक्सिमम सल्फेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सिल्वर, लेड और मरकरी, इसी के साथ बेरियम भी आता है। तो आप देखें थोड़ी लिस्ट यहाँ पे लंबी है, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, PbSO4, Ag2SO4, SrSO4, इनको छोड़कर बाकी जो भी सल्फेट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर आप कैल्शियम और बेरियम सल्फेट के ऊपर ध्यान दें, इनके बाकी सॉल्ट जनरली वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनके जो सल्फेट्स है वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होता है। चलिए हाइड्रोक्साइड्स की आप देखो तो मैक्सिमम हाइड्रोक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जितने भी आपके पास एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनसॉल्युबल भी नहीं होते हैं। तो दीज आर आप बोल सकते हो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं।
हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल जैसे आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब इनसॉल्युबल होता है और पीपीटी फॉर्म करता है। तो देखिए FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, CuOH होल ट्वाइस, CrOH होल थ्राइस। तो एल्कली मेटल के सभी हाइड्रोक्साइड्स वाटर सॉल्युबल है। एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर जैसे आप नीचे जाते हो, बेरियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। और ट्रांजिशन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जनरली अपने पीपीटी फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो चीज आप आगे देख भी लोगे। मोस्ट सल्फाइड जो है वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। बस आप एल्कली मेटल्स को छोड़ दो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और अमोनियम आयन को छोड़ दो। उसके अलावा आपके पास FeS, NiS, COS, MnS जो भी मेटल सल्फाइड्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये बेसिक सॉल्युबिलिटी रूल्स है, सबसे पहले आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। सही है। ये सीखने के बाद फिर हम चलते हैं आगे और हम यहां पर बात करेंगे अबाउट अ टर्म, दोज आर कॉल्ड रेडिकल्स। क्या बोलते हैं इन्हें, रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। तो देखो रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स या तो आपके पास एटम्स होंगे या फिर ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं having some charge। एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, उन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रेडिकल्स के नाम से जानते हैं। रेडिकल्स को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो मेरे पास दो तरह के रेडिकल्स होते हैं। एक होते हैं एसिडिक रेडिकल्स। कौन से होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स। और जो दूसरे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल्स होते हैं। तो नाम से पता लग रहा है एसिडिक रेडिकल्स जो एसिड से आते हैं, मतलब एसिड से H+ हटाने के बाद जो पार्ट बच गया, तो देखो H+ तो कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। और जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो आपके क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपके पास Cl- हो गया, Br- हो गया, I- हो गया, F- हो गया, सल्फेट SO4 2- हो गया, कार्बोनेट CO3 2-, बाइकार्बोनेट HCO3-, उसके अलावा PO4 3-। जितने भी आपके पास ये एनायंस हैं इन सबको हम किसकी कैटेगरी के अंदर रखते हैं, एसिडिक रेडिकल्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। बेसिक रेडिकल्स जितने भी कैटायंस आ गए, NH4+ आ गया, आपके पास Na+ हो गया, K+ हो गया, Fe3+ हो गया, Zn2+ हो गया, है ना, आपके पास CO3+ हो गया, Cu2+ हो गया। जितने भी कैटायंस हैं वो सब के सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, बेसिक रेडिकल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये दो कैटेगरीज हो गई है। किसी भी सॉल्ट का ऑब्वियसली देखो दो पार्ट है। कोई भी सॉल्ट जो होता है, आपने जब भी एक सॉल्ट देखा है तो एक सॉल्ट के दो ही मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है, एनायन। तो एनायन इज एसिडिक रेडिकल, कैटायन इज बेसिक रेडिकल। इन दोनों से मिलकर एक सॉल्ट बनेगा। तो आपको एक सॉल्ट दे दिया जाएगा और उस सॉल्ट में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई कैटायन कौन सा है इनमें से और एनायन कौन सा है। और वो कैटायन एनायन जो आपके सिलेबस में है उनको हम लोग यहां पर कवर करने वाले हैं। मैं एक और चीज बता दूं, जब हम इनका डिटेक्शन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि टेस्टिंग ऑफ एनायंस यानी एसिडिक रेडिकल्स इज डन बिफोर कैटायंस। ठीक, क्योंकि एज सम एनायंस में इंटरफेयर, तो याद नहीं रखना आपको इस लाइन को, में इंटरफेयर इन टेस्टिंग ऑफ कैटायंस। ठीक है, तो इसलिए आप ऑर्डर क्या है, जब भी आपको सॉल्ट दिया जाएगा पहचानने के लिए कि उसमें कौन सा कैटायन है और कौन सा एनायन है, तो आप पहले एनायंस की टेस्टिंग करोगे, पहले चेक करोगे इसमें कौन कौन सा एनायन है, फिर आप उसमें चेक करोगे कौन कौन सा कैटायन। आप सोच रहे हो सर कैसे चेक करेंगे सॉरी, तो कैसे चेक करेंगे मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम एनायंस की यानी एसिडिक रेडिकल्स की टेस्टिंग करते हैं और किस तरह से हम कैटायंस की यानी बेसिक रेडिकल्स की टेस्टिंग करते हैं। तो एक बार आप कॉपी कर लो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, तो अब देखें, बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनायंस के फिर एसिड रेडिकल्स की। तो एसिड रेडिकल्स क्या होते हैं ना, इनका एक ग्रुप रिएजेंट होता है। बेसिकली आप इनकी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हो। एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर जो कुछ वॉलेटाइल प्रोडक्ट यानी गैसेस बनती है, उन गैसेस से आप इनको आइडेंटिफाई करते हो। तो देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, है ना, ध्यान से पढ़ना इनको आप। तो इनके केस में क्या होता है, आप इनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करवाते हो। एक तो होता है वीक ग्रुप, क्या बोलते हो आप इसे,
वीक ग्रुप। देखो आपको सब कुछ याद नहीं रखना होगा, बट पहले इनिशियली समझो कि कैसे हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं। और दूसरे आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप। तो वीक ग्रुप क्या होते हैं, विच इवॉल्व गैसेस, सिंपल वर्ड से बोलता हूं आपके लिए, इवॉल्व गैसेस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट HCl हो गया या फिर डाइल्यूट H2SO4 हो गया, उसके साथ ही क्या करते हैं, गैसेस इवॉल्व करते हैं। और जो आपका स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप को आप क्या बोलते हो, उसको आप सेकंड ए बोल सकते हो, बट सेकंड ए भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रुप बोलो ज्यादा बेटर है। इनके केस में क्या होता है, ये वीक एसिड के साथ गैसेस इवॉल्व नहीं करते हैं, दिस इवॉल्व, सॉरी वीक के लिए बोल रहा हूं, डाइल्यूट के साथ नहीं करते, इवॉल्व गैसेस विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब आप ऐड करोगे उसके साथ ही क्या करते हैं, गैसेस इवॉल्व करते हैं, उन गैसेस से आप इनको आइडेंटिफाई करते हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप की, तो इसको, इसके अंदर जो एनायंस होते हैं उनको याद रखने का एक तरीका है। तरीका यह है कि भाई SST काम नहीं आती, तो साइंस वाले तो उसको बहुत अच्छे रिलेट कर सकते हैं, भाई हमारे SST कोई काम नहीं आती है ना। तो भाई का मतलब क्या है, भाई का मतलब भाई कार्बोनेट, मतलब बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस। SST में आपके पास आता है सल्फाइड S2 माइनस, ठीक है, आपके आता है सल्फाइड SO3 2 माइनस, और आपके पास आता है थायोसल्फेट विच इज S2O3 2 माइनस। सही है, काम इज फॉर कार्बोनेट CO3 2 माइनस, नहीं इज फॉर NO2 माइनस, और आती में आपका आ गया है एसिटेट ग्रुप विच इज CH3COO माइनस। तो ये आपके एनायंस हैं कौन से ग्रुप के, वीक ग्रुप के। सही है, इनके सॉल्यूशन में, इनका आप एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, उसमें जैसे ही आप डाइल्यूट एसिड डालोगे तो आपको यहां पर गैसेस इवॉल्व होती दिखाई देंगी। कौन कौन सी गैसेस किस किस केस में इवॉल्व होगी वो भी हम देखने वाले हैं। सिर्फ गैस के इवोल्यूशन से आप ये पहचान सकते हो कि यहां पर कौन सा एनायन प्रेजेंट होगा। वहीं अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रुप में आ जाओ तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप की कहानी कुछ और है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप में जो आते हैं उनको आप ऐसे याद रख सकते हो, मैं लाइन ले रहा हूं इसलिए, CBI ऑन फेसबुक। जी हां, कैसे याद रख सकते हो, CBI ऑन फेसबुक। तो CBI ऑन फेसबुक का मतलब क्या है, C स्टैंड्स फॉर द Cl माइनस, B स्टैंड्स फॉर Br माइनस, I स्टैंड्स फॉर I माइनस, O है आपका ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस। क्या है, ऑक्सिलेट। ये जो N है ये NO3 माइनस है, फेसबुक में F माइनस है, और बुक में जाता है आपका बोरेट BO3 3 माइनस। तो ये आपके कुछ एनायंस हैं। अभी सारे आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप पीछे चल के देखें, जैसे मैंने आपको सिखाया कि आपके सिलेबस में कौन है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फेट, NO3 माइनस है, NO2 माइनस, Cl से, Br माइनस है और I माइनस है। तो ये सारे आपके एनायंस हैं जो यहां पर आपके सिलेबस के अंदर हैं, ठीक है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है। सल्फेट अलग से, सल्फेट प्रेसिपिटेशन में काम में आता है, तो इस ग्रुप के अंदर नहीं है, बट सल्फेट आपका अलग से होता है। तो अब हमारे जो सिलेबस में है हम सिर्फ उन्हीं को कवर करने वाले हैं और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप सबसे पहले मैं आपको यहां पर मिलवाता हूं, है ना, हम सबको मिक्स करके पढ़ेंगे हम लोग। तो आप देखना, यहां मेरे पास एक सॉल्ट है, ठीक है। अब उस सॉल्ट से, सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पर कौन कौन सी गैसेस इवॉल्व हुई, उससे आपको आइडिया लगेगा कि यार यहां पर कौन सा एनायन प्रेजेंट हो सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर एसिड ऐड करने पर आपको एक गैस मिलती है, गैस, या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो रादर आप इसे, कि मुझे एक गैस मिली जो कि कैसी है, कलरलेस, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। कौन सी एफरवेसेंस, हाँ याद आ रहा है ना, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ रिलीज होती है, तो वो कौन सी गैस होती है, ये गैस होती है CO2। कौन सी गैस होती है, CO2। आगे एक और काम करती है, विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना। तो ये क्या करती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो अगर आपके पास ऐसी कोई गैस रिलीज हो रही है तो ये पक्का है कि गैस CO2 है, और अगर ये गैस CO2 है तो ये बताती है कि आपका जो सॉल्ट है उसमें कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट आयन में बी प्रेजेंट।
मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप सोचो, मैंने आपको एक पाउडर लाके दिया और पूछा कि बता इसमें कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट आयन है या फिर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? मैं इसमें डाइल्यूट HCl डालता हूं। अगर मुझे एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस मिली जो लाइम वाटर को मिल्की कर दे, तो ये पॉसिबल है कि सॉल्ट के अंदर या तो कार्बोनेट आयन होगा या फिर बाइकार्बोनेट आयन होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आपको इसके रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। तो आप देखो, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, होगा क्या, CO2 गैस को जब आप लाइम वाटर यानी CaOH होल ट्वाइस से पास करोगे, तो सबसे पहले आपके पास CaCO3 का एक PPT बनता है, जिसकी वजह से आपको लाइम वाटर मिल्की दिखाई देता है। ये मिल्की वाटर है, ठीक है। अब ये मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाती है जब आप CO2 गैस और पास करते हो, तो ये आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है CaHCO3 होल ट्वाइस, और इसकी वजह से जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है ये पानी के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट एसिड डालने पर आपको एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस मिली ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, जो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर रही है, टर्न कर रही है, दैट मींस वो गैस CO2 होगी और सॉल्ट के अंदर ये एनायन प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ही देखो, अगर आपको एक ब्राउन पैरामैग्नेटिक गैस मिल जाए, ब्राउन पैरामैग्नेटिक गैस, CBI ऑन फीस बता, ठीक है ना। तो ब्राउन पैरामैग्नेटिक गैस अगर आपके पास है, तो ये गैस होगी NO2, और ये क्या कहती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ NO2 माइनस और NO3 माइनस में बी प्रेजेंट। इन दोनों में से कोई भी एक एनायन आपका प्रेजेंट हो सकता है, सही है। उसके अलावा अगर आपको यहां पर एसिड ऐड करने पर, ठीक, मान लो आपको एक ग्रीनिश येलो गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? ग्रीनिश येलो गैस। तो ये गैस Cl2 हो सकती है, और इसकी प्रेजेंस Cl माइनस को दिखा सकती है। किसको दिखाती है? Cl माइनस को। यहां पर एक टेस्ट होता है, उसे हम बोलते हैं लेयर टेस्ट, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्लोरीन को हम क्लोरोफॉर्म के अंदर पास करते हैं, तो आपको येलो कलर की एक लेयर मिलती है। वैसे ग्रीनिश येलो गैस है, इसी से पता लग जाएगा आपको। अच्छा, सॉल्ट के अंदर अगर आपने HCl डाइल्यूट HCl डाला या फिर कंसंट्रेटेड डाला, और आपको अगर एक रेड ब्राउन वेपर्स मिल रही हैं, रेड ब्राउन वेपर्स, तो वो प्रेजेंस दिखाती है Br2 को। ऐसे अगर आपको वॉयलेट कलर की वेपर्स या गैस मिल रही है, टर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्निंग स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू, तो वो आपको I2 की प्रेजेंस दिखाता है। दैट मींस आपके यहां पर जो गैस होगी वो I माइनस होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, स्टार्च आयोडाइड पेपर को ये ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, और ये आपके I2 को कंफर्म करता है, ठीक है। तो जैसे स्टार्च पेपर में आप पास करोगे, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, और वो प्रेजेंस कंफर्म करता है किसकी? आयोडीन गैस की। तो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आयोडीन को पहचानने के काम में आता है। ऐसे ही देखें, अगर एसिड डालने पर आपको एक गैस मिले, गैस विद रॉटन एग स्मेल, तो रॉटन एग स्मेल जो होती है वो H2S की होती है, और ये किसकी प्रेजेंस को दिखा रहा होगा? H2 माइनस की प्रेजेंस को दिखा रहा होगा। सेम इसी तरह अगर आपको ये ऐड करने पर स्मेल ऑफ विनेगर आ जाए, तो विनेगर आप जानते हो एसिडिक एसिड होता है, तो अगर स्मेल ऑफ विनेगर आ गई तो वो CH3CO माइनस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। यानी इस सॉल्ट के अंदर आपका CH3COO माइनस भी प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे देखें, आपके पास एक और सफोकेटिंग गैस निकले, अगर सफोकेटिंग गैस विद बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, विद बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, तो दैट मीन्स वो गैस SO2 है,
और यहां से आपको SO3 की प्रेजेंस कंफर्म होती है। SO2 CO2 की तरह बिहेव करती है, ये भी लाइम वाटर को मिल्की कर देगी और एक्सेस में पास करने पर मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन क्योंकि SO3 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे। हमें सल्फेट पे फोकस करना है, वो आगे आएगा जब वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंदर काम में आता है। तो ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एनायंस हैं। इनमें जब आप डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड एसिड डालोगे तो इस तरह से आपको ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आप ये आइडिया लगा सकते हो कि आपके सॉल्ट के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट हो सकता है। चलिए, तो अब एक एक करके हम इन आयंस का प्रॉपर अब टेस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके पास बेसिक पार्ट है वो है कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो कार्बोनेट आयन की अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आप इसके सॉल्ट के अंदर क्या ऐड करोगे, वही आपका डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दो। तो डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पर अगर आपको मिल जाए कलरलेस, है ना, कलरलेस हो और साथ में क्या हो, ऑर्डरलेस गैस हो जाए, ऑर्डरलेस गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, तो दैट मींस ये आपके पास किसको कंफर्म कर रहा है, CO2 को। और इसको फाइनल करने के लिए, चेक करने के लिए CO2 ही है। आप इसे किससे पास करोगे, लाइम वाटर से, यानी CaOH होल ट्वाइस के एक्वा सॉल्यूशन से। तो पहले आपको CaCO3 सॉलिड का एक वाइट पीपीटी मिलेगा जिसकी वजह से सॉल्यूशन विल टर्न मिल्की, द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। और अगर आप इसमें और CO2 पास करो फर्दर तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। और इसकी वजह से जो मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसअपीयर होती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। यही सिंपल टेस्ट है। अगर आप और फर्दर इस टेस्ट को कंफर्म करना चाहते हो तो आप मतलब CO3 को, तो एक और काम कर सकते हो, AgNO3। तो AgNO3 डालने पर अगर आपको एक वाइट पीपीटी मिल गया वो होगा Ag2CO3 का। तो CO3 कंफर्म है। अगर वाइट पीपीटी नहीं मिला, इफ नो पीपीटी इज फॉर्म्ड, तो फिर इसमें कार्बोनेट आयन नहीं होगा, देन इसमें बाइकार्बोनेट यानी HCO3- आयन प्रेजेंट है। तो वो आपके सिलेबस में है भी नहीं, इसलिए हम लोग उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में जो कार्बोनेट आयन की टेस्टिंग है, और इसकी टेस्टिंग का यही सबसे बढ़िया तरीका है, आप गैस पास करो। गैस पास करने पर अगर आपको कलरलेस ऑर्डरलेस गैस मिलती है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, तो यही आपका CO3 से कंफर्मेटरी टेस्ट है, वो CO2 गैस है। फर्दर इस तरीके से आप उसे और कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, कार्बोनेट आयन के बाद जो अगला आयन हमारे पास है वो है सल्फाइड आयन, S2- यानी सल्फाइड आयन है। तो जैसा मैंने आपको लास्ट पेज पे भी सिखाया था कि अगर आपके पास किसी सैंपल के अंदर आपको पता नहीं उसमें सल्फाइड है, आपने तो उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो जैसे डाइल्यूट HCl या फिर आप डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो आपको एक गैस मिलेगी, गैस विद रॉटन एग स्मेल। तो रॉटन एग स्मेल के साथ आपको एक गैस मिलेगी। ये गैस कंफर्म कर रही कि भैया H2S है, और H2S तभी बनेगी जब यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, सल्फाइड आयन प्रेजेंट होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब इसके बाद आपके पास सल्फाइड आयन को कंफर्म करने के जो और फर्दर टेस्ट है उनके ऊपर आप फोकस करें। एक आपके पास होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। क्या होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो ये आपके पास कंपाउंड है Na4FeCN5NO। तो जैसे ही आप इस सॉल्ट के अंदर सॉल्यूशन को ऐड करते हो, आपको Na4FeCN5NOS का एक पर्पल सॉल्यूशन मिलता है। तो ये सॉल्यूशन कंफर्म करता है कि ये जो आपका सॉल्ट था उसके अंदर S2- आयंस यानी सल्फाइड आयंस प्रेजेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका आप ध्यान रखें। उसके अलावा से और कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे आप यहां पर AgNO3 ऐड कर दो। तो जैसे आप AgNO3 ऐड करोगे आपको यहां पर Ag2S का एक ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्लैक पीपीटी मिलेगा। अगर आप इसी सॉल्यूशन के अंदर लेड एसीटेट ऐड करो, PbCH3COO होल ट्वाइस, तो आपको यहां पर PbS का एक ब्लैक पीपीटी मिलेगा। और वहीं अगर आप इसमें
लेट्स से कैडमियम नाइट्रेट ऐड करते हो या फिर कैडमियम का एसिड यूज कर सकते हो, तो आपको उस केस में क्या मिलेगा, CDS का एक ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा। तो ये कुछ कॉमन, ये 4 रिएक्शंस हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। दीज 2 आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। AgNO3 ऐड करोगे सल्फेट के साथ तो आपको Ag2S का ब्लैक पीपीटी मिलेगा। अगर आप लेड एसिडेट ऐड करोगे तो भी आपको PbS का ब्लैक पीपीटी मिलेगा। CDS जो होता है वो आपका येलो कलर का पीपीटी फॉर्म होगा। तो इनमें से अगर कोई भी रिएक्शन है तो इंडिकेट कर रही है कि आपके पास कौन सा आयन प्रेजेंट है, सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। चलिए फिर चलते हैं, देखो यहां से आगे और मूव करते हैं अपने अगले एनायन की तरफ। तो यहां पर जो आपका अगला आयन है वो है नाइट्राइट आयन NO2-। देखो दो होते हैं, एक नाइट्रेट और एक नाइट्राइट। तो नाइट्राइट जो है वो वीक ग्रुप में है और नाइट्रेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप के अंदर होता है। तो यहां पर क्या होता है, आप ध्यान से देखें। सबसे पहली बात तो जैसे आपने यहां पर डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, तो डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पर आपको रेड ब्राउन वेपर्स मिलेंगी ऑफ NO2। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें NO2- और NO3- दोनों हो सकते हैं। वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप में, इसलिए उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना होता है। फर्दर इस टेस्ट को हम कैसे कंफर्म करते हैं, इसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं AgNO3। अब ध्यान दो, AgN3 में AgNO2 ऐड, NO2 में NO3 ऐड कर रहे हो, तो अगर आपको ये ऐड करने पर आपको AgNO2 का एक व्हाइट पीपीटी मिलेगा। तो अगर इस सॉल्ट में AgNO3 ऐड करने पर व्हाइट पीपीटी मिल रहा है तो वो NO2- आयन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। आप ध्यान रखें, इट इज द ओनली इनसॉल्युबल, इट इज द ओनली इनसॉल्युबल नाइट्राइट। ठीक है, बाकी जो नाइट्राइट्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, वाटर। ध्यान रखना, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट है। अच्छा, इसको कंफर्म करने, इसकी प्रेजेंस को और कैसे कंफर्म किया सकता है, मतलब कैसे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए हम लोग करवाते हैं एक ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये। तो आप लोग इसलिए पहली बार आया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसको कवर करते हो। तो ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट NO2- और NO3- दोनों तरह के आयन देते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लोगे। अब आप बोलोगे सर फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों, पुराना क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ना Fe+2 में है। तो अगर ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो Fe+2 बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ में, इट इज प्रोन टू ऑक्सीडेशन। इसलिए आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेना है। ठीक है, फिर इसके अंदर आप इस सॉल्ट को ऐड करोगे, प्लस ये आपका सॉल्ट है, एंड देन आप इसमें ऐड करते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड by the side walls of the test tube। क्या करते हो, साइड वॉल में आप टेस्ट ट्यूब ऐड करते हो। ठीक है, तो जो टेस्ट ट्यूब आप H2SO4 ऐड करते हो, देन अ ब्राउन रिंग इज formed at the junction of two liquids। ठीक है, तो होता क्या है, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आप क्या करते हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालते हो, उसमें सॉल्ट डालते हो, और यहां साइड वॉल से आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हो। तो जैसे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे तो जहां पर ये लिक्विड आकर मिलेंगे, उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, मतलब जो जंक्शन बनता है उस पर एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, तो अभी ध्यान रखना, ये इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से बनती है। इसका फॉर्मूला है FeH2O5 NOSO4। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, यहां पर जो NO है, ये NO यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसकी वजह से ये जो आयरन है ये भी यहां पर कौन सी स्टेट में होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जी हाँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यहां पर NO न्यूट्रल नहीं है, NO+1 की फॉर्म में होता है, और इसी की वजह से यहां पर जो आयरन है वो भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बात क्लियर है? तो जरूर 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 ध्यान रखें, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग टेस्ट NO2- आयंस की प्रेजेंस को कंफर्म करने का ये सबसे स्पेसिफिक टेस्ट होता है। बात समझ में आई? चलिए, तो
ये दो टेस्ट ही मोर देन सफिशिएंट है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एक और इसमें आपको बता दूं, अगर आप इसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करो तो आपके पास एक ट्रांजिएंट पेल ब्लू लिक्विड मिलता है जो कि N2O3 प्लस HNO2 के फॉर्मेशन की वजह से होता है, और फर्दर ये दोनों इंटरेक्ट करके NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आपकी एक ब्राउन, सेम रिएक्शन यहां पर भी होती है, ब्राउन पैरामैग्नेटिक गैस होती है। सही है। तो ये आपके पास NO2 माइनस आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसको आइडेंटिफाई करना सबसे बढ़िया तरीका है ब्राउन रिंग टेस्ट। ध्यान रखना, NO2 माइनस और NO3 माइनस दोनों ब्राउन रिंग टेस्ट दे सकते हैं। तो ये वाला जो टेस्ट है ये इनको डिफरेंशिएट करने के काम में आता है। अगर यहां NO3 माइनस होता और आप AgNO3 ऐड करते तो कोई पीपीटी नहीं बनता, लेकिन यहां पर अगर व्हाइट पीपीटी बन रहा है तो AgNO2 की प्रेजेंस को कंफर्म कर रहा है। कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं अगले एनायन पे। चलिए, तो अभी तक ये जो एनायंस थे ये सारे के सारे आपके वीक ग्रुप वाले एनायंस थे, ठीक है ना। तो बेसिकली दो आपने देखे, एक CO3 माइनस, H2 माइनस और NO2 माइनस। अब हम चलते हैं, ये जो एनायन आने वाले हैं ये एनायन होंगे स्ट्रॉन्ग ग्रुप के। तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप का मतलब क्या है कि ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ किसी तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे, तो आपको इनके अंदर क्या ऐड करना पड़ता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना होता है। तो जो सबसे पहला है आपके सिलेबस में है Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, और तीनों के टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। तो Cl माइनस के केस में अगर आप यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दे तो आपको यहां पर व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगे, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl। और इसके पास अगर आप एक ग्लास रॉड लेके जाओ डिप्ड इन NH3 तो आपको यहां पर डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलना शुरू होंगे, और जो डेंस व्हाइट फ्यूम्स है ये होता है NH4Cl के। तो एक्चुअली NH3 और HCl आपस में रिएक्ट करके यहां पर क्या फॉर्म करते हैं, NH4Cl, और इनकी वजह से जो फ्यूम्स हैं वो आपको और डेंस होते हुए दिखेंगे। जब आप एक ग्लास रॉड जिसको आपने एक्वस NH सिचुएशन में डिप किया है इससे इंटरेक्ट करवाओगे तो अगर आप इसी कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर MnO2 ऐड कर दो, यानी आप MnO2 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दोगे, तो अब आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज होकर Cl2 आपको मिल जाएगी, जो कि एक ग्रीनिश येलो गैस है। तो अगर आप MnO2 उसमें ऐड कर दो तो गैस जो है, अगर ग्रीनिश येलो गैस निकल रही तो वो भी किसकी प्रेजेंस को कंफर्म करती है, Cl1 की। आप चाहो तो सिलेक्शन थोड़ा और आगे एक्सीड करवा सकते हो। वैसे ही पहले S ब्लॉक और P ब्लॉक में हुआ करती, तो P ब्लॉक आपके सिलेबस में अभी भी है, इसलिए P ब्लॉक से रिलेट करवा सकता है। अगर आप इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH होल ट्वाइस के सॉल्यूशन में पास करो तो आपको यहां पर मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर आपको मिलता है, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है CaOCl2। बट ये ध्यान रखना, ये आपके P ब्लॉक में भी इंपॉर्टेंट, इसका जो एक्चुअल कंपोजिशन होता है, क्या होता है, एक्चुअल कंपोजिशन, उसमें CaOCl होल ट्वाइस होता है, CaCl2 डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का एक्चुअल कंपोजिशन होता है जो आप P ब्लॉक के अंदर पढ़ोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आप क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करो तो भी आपके पास क्या फॉर्म होता है, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आते हैं यहां, इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट स्पेसिफिकली किसके लिए होता है, Cl माइनस आयंस की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 लेते हैं और उसके साथ इसमें ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी सॉल्ट है जो सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट, तो आप याद करो मैंने शुरुआत में आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स पढ़ाए थे, उसमें बताया था आपको AgCl, PbCl2 और Hg2Cl2, ये तीनों वाटर सॉल्युबल नहीं है, यानी ये तीनों Cl माइनस आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इसलिए ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखवा भी दूंगा आपको भी आगे रीजन क्या है। बट होता क्या है, जैसे आप K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस Cl माइनस की रिएक्शन करवाते हो, यहां पर आपको रेड ब्राउन वेपर्स मिलती है इस गैस की,
जिसे हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड गैस। तो यहां पर आपको बैलेंस रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। तो रेड ब्राउन वेपर्स आपको मिलती हैं ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड गैस। तो ये कौन सी गैस है? क्रोमाइल क्लोराइड गैस है। अब इसको फर्दर ऑन टेस्ट करते हैं। इसको अगर आप फर्दर आप NaOH के अंदर पास करो तो आपको यहां पर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, Na2CrO4 का एक येलो सॉल्यूशन मिलता है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान रखना पीपीटी नहीं है, Na2CrO4 का एक येलो कलर का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। अब आप इसको फर्दर और यूज करवा सकते हो। अगर आप इसके अंदर लेड एसीटेट ऐड करो, क्योंकि लेड एसीटेट सॉल्युबल होता है, तो आपको यहां पर PbCrO4 का एक येलो पीपीटी मिल जाएगा। तो ये पूरा सीरीज होता है, यहां तक आने के बाद यहां तक भी वो ले जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और वहीं अगर आप इसके अंदर यहां पर अगर आप AgNO3 ऐड कर दो, आई होप ये कलर आपको विजिबल होगा, हाँ है, तो AgNO3 ऐड करोगे तो कलर इसलिए यूज कर रहा हूं, इसी कलर का पीपीटी बनता है। तो आपको Ag2CrO4 का एक ब्रिक रेड पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है? ब्रिक रेड पीपीटी मिलता है ऑफ Ag2CrO4। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। Cl- आयंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली इस टेस्ट को यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आप कंसंट्रेट H2SO4 प्लस K2CH2 ऐड करोगे तो आपको CrO2Cl2 मिलेगी, रेड ब्राउन वेपर्स। इसको NaOH से पास करो तो आपको Na2CrO4 का एक येलो कलर का सोल्यूशन मिलता है। इसमें लेड एसीटेट ऐड करो तो PbCrO4 और AgNO3 ऐड करोगे तो आपको Ag2CrO4 का एक ब्रिक रेड पीपीटी मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आप चाहो तो इसका एक और टेस्ट करवा सकते हो, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां पर आप इसके अंदर AgNO3 सोल्यूशन ऐड करो, तो जैसे आप इसमें AgNO3 सोल्यूशन ऐड करोगे आपको यहां पर AgCl का एक व्हाइट पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी। अभी आप देखोगे जब हम Br- और I- को देखेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपको येलो पीपीटीज मिलेंगे, उनको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो AgCl का पीपीटी है, इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया। तो अगर आप इसमें अमोनिया पास करो तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस टाइप का, जिसकी वजह से सॉल्युबल होता है। ये व्हाइट पीपीटी इज ऑल्सो सॉल्युबल इन KCN। पोटेशियम साइनाइड में पास करोगे तो आपको AgCN होल ट्वाइस माइनस का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और यही आपका कॉम्प्लेक्स Na2H2O3 में भी सॉल्युबल होता है। इसको हम हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपो सॉल्यूशन। तो ये फॉर्म करता है AgH2O3 होल ट्वाइस 3- टाइप का कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी सॉल्युबल हैं, तो आप ये ध्यान रखना, जो आपका AgCl है वो एक्सेस अमोनिया, एक्सेस KCN और एक्सेस हाइपो यानी Na2H2O3 तीनों के अंदर ही क्या होता है? सॉल्युबल होता है। और इस तरह से ये Cl- की टेस्टिंग होती है। देखो मैं चाहूं तो अभी आपको Br- I- भी करवा दूं, लेकिन आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोक रहा हूं क्योंकि आपको एक साथ सब कुछ नहीं रटना है। तो आज के इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से पढ़े, सीखे, है ना, और इसके ऊपर काम करें। चिंता ना करें, मैं सारे पार्ट कमेंट करके अपनी वन शॉट भी बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको टुकड़ों में करना चाहिए। दिक्कत ये होती है, लोग एक बार में सब कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इनको पढ़ो। नेक्स्ट क्लास फिर मैं अभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम क्वेश्चन कंबाइन होके होंगे, जब कैटायन भी आएगा और एनायन भी आएगा। अभी चिल्लर मुल्लर क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको, बट मेरी बात समझो। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैंने चार्ट बनाया ना, फ्लो चार्ट, ऐसे आप हर एक आयन को पढ़ो, उसका फ्लो चार्ट बनाओ, और नेक्स्ट लेक्चर कवर करने से पहले उसको आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है ना। तो आओ देखो कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, इस तरह छोटे क्वेश्चन कर सकते हो अभी तो आप। सो विच एनायन डज नॉट लिबरेट एनी गैस विद डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जो ना स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है ना वीक ग्रुप में है, ठीक है। तो देखो अभी के लिए तो बड़ा आसान सा आंसर है, ये रहा SO4 2-। ये तीनों वीक ग्रुप के अंदर, मतलब फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। SO4 2- जो है वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। बट अभी आप देख सकते हो कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां भी सल्फेट आयन है, यहां भी सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए किसी भी तरह की गैस इवॉल्व नहीं करेगा। बाकी ये आपने सीखा ब्राउन कलर की NO2, ब्राउन कलर NO2, ये आपके पास SO2 क्रिएट करता है, ठीक है। चलिए, अ मिक्सचर व्हेन रब्ड विद ऑर्गेनिक एसिड स्मेल्स लाइक विनेगर। बताओ, रब करने पर विनेगर की स्मेल आ रही, मतलब हाँ, आपका CH3CO- आयन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। अभी मैं सोचा कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, ठीक है ना।
बेसिक लेवल के। तो बाकी भी और अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा जब हम कैटायंस एनायंस दोनों की टेस्टिंग कर चुके होंगे, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चंस वहीं से फॉर्म होते हैं। सही है, वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं अबाउट टेस्टिंग ऑफ I-, दैट इज आयोडाइड आयन। तो आयोडाइड आयन की आपको टेस्टिंग करनी है, ये भी आपके स्ट्रॉन्ग ग्रुप के अंदर रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने पर, सॉरी I- पे आ गया, पहले Br- को कर रहे थे, फिर I- को करेंगे, सिमिलर टेस्ट होते हैं इसलिए। तो Br- की टेस्टिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलेंगी ऑफ Br2। तो रेडिश ब्राउन वेपर्स मिलेंगी। अगर आप यहां पर MnO2 और ऐड कर दे तो ये वेपर्स जो होती है इंटेंसिफाई हो जाती है, मतलब इनकी निकलने की रेट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स मिल रही है Br2 की, तो इसे ये कंफर्म करते हैं कि आपके पास सॉल्ट के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, Br-। इसको आप फर्दर आगे भी कंटिन्यू करवा सकते हो। एक और इसका टेस्ट होता है जिसे हम लोग लेयर टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा, बट उससे पहले अब आप इसके सॉल्यूशन के अंदर देखो, सिंपल है, AgNO3 ऐड कर दो। तो AgNO3 ऐड करने पर आपको AgBr का एक येलो पीपीटी मिलेगा। कैसा पीपीटी मिलेगा, येलो पीपीटी मिलेगा। तो ये कंफर्म करता है कि इसमें Br- है। फिर फर्दर ये जो AgBr का पीपीटी है, दिस वन इज सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड NH3। और ये क्या बनाता है, सेम उसी तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है जैसा AgCl का पीपीटी बनाता था। अब आप समझने की बात यह है कि जो AgCl का पीपीटी था, अगर मैं आपको यहां पर रिकॉल करवाऊं, तो जो AgCl का पीपीटी होता है वो सॉल्युबल होता है डाइल्यूट NH3 के अंदर, सिमिलर टाइप का वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन AgBr का जो पीपीटी है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड NH3 के अंदर सॉल्युबल होता है। डिफरेंस है, AgCl का पीपीटी डाइल्यूट NH3 के अंदर सॉल्युबल होगा, जबकि AgBr का जो पीपीटी है वो कॉन्सेंट्रेटेड एमोनिया के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसके बाद देखें और आगे बढ़ें, इसी Br- में अगर आप लेड एसीटेट ऐड करते हो, PbCH3COO2, तो यहां पर आपको PbBr2 का एक व्हाइट पीपीटी मिलता है। कैसा पीपीटी मिलता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है। और ये जो व्हाइट पीपीटी है ये वेरी हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। सो दिस वन इज सॉल्युबल इन वेरी हॉट वाटर, और ये डिसॉल्व हो जाता है और आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली आपको यहां पर एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है। फिर Br- का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसे हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ लेयर टेस्ट। तो जो लेयर टेस्ट होता है, ये लेयर टेस्ट आप Br- और Cl- दोनों के लिए करवा सकते हो। ठीक है, तो आपको बताता हूं इसमें करना क्या होता है। आपको X- आयन लेना होता है। यहां पर X- जो है वो आपका Br हो सकता है या फिर I- हो सकता है। ठीक है, इसके साथ आप क्या करते हो, थोड़ा सा क्लोरीन वाटर ऐड करते हो। लेट मी टेल यू, क्लोरीन वाटर जो होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसके साथ आप यहां पर क्या ऐड करते हो, CHCl3 या फिर आप कार्बन डाइसल्फाइड या फिर CCl4, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो होगा क्या, जैसे ही आप इनको मिक्स करोगे तो जो CCl4 है इसके अंदर एक कलर्ड लेयर बनती है। तो अगर आपको एक ब्राउन लेयर मिली, ब्राउन लेयर, अब ये ब्राउन लेयर मिलती किसकी वजह से है, ये जो क्लोरीन वाटर है Br- को ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब जो आपका Cl2 है ये Br- से इंटरैक्ट करता है, खुद कन्वर्ट होता है Cl- में और इसे कन्वर्ट कर देगा Br2 में। जैसे आपने देखा Br2 का रेडिश ब्राउन कलर होता है, तो यहां पर आपको ब्राउन लेयर मिलती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Br2। सही है। सिमिलरली अगर आपको ब्राउन की जगह, अब आप देखें, अगर ब्राउन की जगह आपको यहां पर वॉयलेट लेयर मिले, तो वॉयलेट लेयर मिले तो वो किसको कंफर्म करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ I2। तो ये डिफरेंस है, आइडेंटिफाई करने का तरीका है, फॉर्मेशन ऑफ I2। तो इस तरह से आपका लेयर टेस्ट होता है, जहां पर आप क्लोरीन वाटर लेते हो, सॉल्ट ऐड करते हो। अगर उस सॉल्ट के अंदर आपको लग रहा है कि Cl- या Br- में कोई एक है और आप इन्हें डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो आप Cl2 वाटर ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, उसके अंदर CH2, CHCl3 या CCl4 में से कोई भी एक लिक्विड ऐड करें। ये आपके बेसिकली ये दोनों नॉन पोलर लिक्विड है, पोलर है। तो यहां पर अगर ब्राउन लेयर मिलती है तो कंफर्म करते हैं कि Br- प्रेजेंट होगा, और अगर आपको वॉयलेट लेयर मिलती है तो वो कंफर्म करते हैं कि कौन प्रेजेंट होगा,
I माइनस प्रेजेंट होगा। समझ गए? तो Cl माइनस का टेस्ट बाकी सिमिलर थे, वहां पर आपको रेडिश ब्राउन वेपर मिल रही थी, साथ में आपको HCl मिल रहा था जो NH3 के साथ NH4Cl बना रहा था, याद है ना, लास्ट क्लास सिखाया था। Br माइनस के केस में देखो Br2 मिल रहा है, अभी जब I माइनस होगा तो आपको I2 मिलेगा। यहां AgBr का पीपीटी मिल रहा है, वहां पर आपको AgI का पीपीटी मिलेगा। तो आओ देर नहीं करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ टेस्ट है, मूव करते हैं I माइनस पर और देखते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट काम में लेते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके सॉल्ट के अंदर I माइनस है, तो सबसे पहले उसको कंफर्म करने के लिए हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। जैसे आप इसे ऐड करोगे तो यहां पर आपको आयोडीन की वॉयलेट कलर की वेपर्स मिलती हैं, तो वो कंफर्म कर देगी। इसको अगर आप स्टार्च से पास करो तो ये स्टार्च पेपर को ब्लू टर्न कर देता है, तो आपको ब्लू कलरेशन मिल जाएगा। तो ये कंफर्म करता है कि यहां पर कौन प्रेजेंट है, आयोडीन प्रेजेंट है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर AgNO3 ऐड करते हो तो AgNO3 ऐड करने पर आपको AgI का एक येलो पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा? येलो पीपीटी। और ये जो येलो पीपीटी है दिस इज इनसॉल्युबल इन NH3। अब आप देखो डिफरेंस, AgCl डाइल्यूट अमोनिया में सॉल्युबल था, AgBr कंसंट्रेटेड अमोनिया में सॉल्युबल था, लेकिन AgI अमोनिया में सॉल्युबल ही नहीं है। इसका कारण होता है कि देखो AgCl में Cl- छोटा एनायन था, Br- और बड़ा, I- और भी बड़ा एनायन है। तो जैसे से एनायन का साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। सो हाल फिलहाल आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपका AgCl NH3 में सॉल्युबल होगा, AgBr कॉन्सेंट्रेटेड NH3 में सॉल्युबल होगा, लेकिन AgI NH3 के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। इससे आप इन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन आप चाहो तो ये भी करवा सकते हो कि आप इसके अंदर लेड एसीटेट ऐड करो, PbCH3COO होल ट्वाइस, तो आपको यहां पर PbI2 का एक येलो पीपीटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? येलो पीपीटी मिल जाएगा। और यहां से देखो एक और चीज बता दूं, अगर आप सिर्फ इनके स्क्रीनशॉट ले रहे हो, आप इनको साथ साथ कॉपी नहीं कर रहे हो, तो आपको चीजें याद नहीं होगी। यहां पे आपको जो फ्लो चार्ट बना रहा हूं ये आपको बार बार बनाने होंगे। अगर आप चाहते हो कि सॉल्ट एनालिसिस आपको आए और आप इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, तो दो चीजें करनी है। ये फ्लो चार्ट आपको पेपर पे बनाने हैं एक बार मेरे साथ, और उसके बाद अलग से भी आपको इनको बार बार रिवाइज करना होगा। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, बट थोड़ा आपको इनके ऊपर एफर्ट मारना होगा। सही है? उसके अलावा देखो मैंने आपको सिखाया कि आप क्लोरीन वाटर ऐड करो, क्लोरीन वाटर ऐड करने के बाद आप इसमें लेट से CCl4 ऐड कर दो, तो अगर आपको वॉयलेट कलर की लेयर मिलती है तो वो भी I- की प्रेजेंस को कंफर्म करती है। तो ये आपके पास Br- और I- के टेस्ट हैं। तो ये हमारे एनायंस ऑलमोस्ट सभी हो चुके हैं। एक आपके पास सल्फेट भी दिया हुआ है, तो सल्फेट के केस में कोई बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं है, तो मैं एक सिंगल सा टेस्ट है, उसी के हिसाब से आप काम में ले लेना बस, कि अगर आपके पास सल्फेट आयन है और इस सल्फेट आयन के अंदर अगर आपने Ca2+ या फिर Ba2+ या Sr2+ ऐड किया तो आपको इनका करस्पॉन्डिंग व्हाइट कलर का पीपीटी मिल जाता है, क्योंकि बाकी सभी सल्फेट्स क्या होते हैं? आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना। और एक और अगर आप चाहो तो HgCl2 की रिएक्शन है, मतलब Hg2+ को ऐड करते हैं तो आपको HgSO4, है ना, इसका बेसिकली बेसिक सल्फेट बनता है, तो उसका आपको येलो पीपीटी मिलता है। बट इस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है नहीं। ये एक सिंगल टेस्ट आपको सल्फेट आयन पे मिल सकता है, तो आप इसी के ऊपर फोकस करें। Ca2+, Ba2+, Sr2+ ऐड करोगे तो आपको इनके करस्पॉन्डिंग सल्फेट्स का एक व्हाइट पीपीटी मिल जाता है। तो इस तरह से आपके इन सभी एनायंस की टेस्टिंग कंप्लीट होती है। आप इसे एक बार कॉपी कर ले, फिर हम मूव करते हैं कैटायंस की टेस्टिंग पर। चलिए अब बढ़ते हैं देखो आगे, और यहां से आगे चलकर हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ कैटायंस की। तो देखो एनालिसिस ऑफ कैटायंस के अंदर आपके ना दो तरह के टेस्ट आते हैं, ठीक है। पहले होते हैं आपके ड्राई टेस्ट, मतलब आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में कैरी नहीं करवाते हो, ठीक है। तो ड्राई टेस्ट स्पेसिफिक होता है, अलग अलग आप देखोगे भी। इसमें सबसे पहला टेस्ट इसके अंदर भी जो होता है उसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ, फर्स्ट टेस्ट जो होता है वो होता है फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट जो होता है ना वो बेसिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आता है एस ब्लॉक कैटायंस को। तो एस ब्लॉक कैटायंस जो उनको आप आसानी से किसके थ्रू
आइडेंटिफाई कर सकते हो, फ्लेम टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप यहां पर क्या करते हो, जो भी मेटल, जो भी सॉल्ट है, उसको आप एक प्लेटिनम वायर पे लेते हो और एक फ्लेम के अंदर हीट करते हो। फ्लेम के अंदर उस कलर को पहचान कर हर एक मेटल, हर एक एस ब्लॉक मेटल एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देती है और उस कलर को देखकर आप ये पहचान सकते हो कि ये मेटल कौन सी है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो कौन कौन सी मेटल्स कौन कौन सा कलर देती है। तो लिथियम जो है, लिथियम वो आपको कलर देती है क्रिम्सन रेड। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक भी मैं कहूंगा आपको, बट पहले आप एक बार देख लो। ठीक है, सोडियम जो होता है वो आपको कलर देता है गोल्डन येलो। कौन सा कलर देता है? गोल्डन येलो। फिर आपके पास आता है पोटेशियम, पोटेशियम आपको कलर देता है वॉयलेट, या फिर आप इसे लाइलैक, लिलैक, जो भी आप बोल रहे थे, लिलैक कलर बोल सकते हो। ठीक है, फिर आता है बेरियम, ये आपको कलर देता है एप्पल ग्रीन। कौन सा कलर देता है? एप्पल ग्रीन। ठीक है, फिर आता है कैल्शियम, ये आपको कलर देता है ब्रिक रेड। फिर आता है आपके पास स्ट्रोंशियम, जो कि कलर आपको देता है वापस से वही क्रिम्सन रेड। तो एक्चुअली पहले लिथियम कलर को कार्माइन रेड बोला जाता था, बट अब क्रिम्सन रेड ही बोला जाता है। ठीक है, तो प्रीवियसली इसे कार्माइन रेड बोलते थे, तो अपनी ट्रिक में आप वैसे ही याद रखोगे, बट अब इसको क्रिम्सन रेड ही बोलते हैं। क्लियर है? उसके अलावा पास जो सीजियम है, सीजियम आपको कलर देता है ब्लू। ठीक, तो इस तरह से आप इन मेटल्स का बेसिक कलर याद रख सकते हो। तो देखो, इसको याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इस ट्रिक के ऊपर आप फोकस करें। देखो, ये होता है, इन दोनों को मिलाकर मैं बोलता हूं लीना। क्या बोलते हैं? लीना। तो हम लिखेंगे लीना के बापू का स्कूटर। कैसे याद रखोगे? लीना के बापू का स्कूटर। यहां पर आप लिखोगे कार रेड, क्योंकि पहले कार्माइन रेड हुआ करता था, तो मैं इसे कार रेड के नाम से ट्रिक बनाई है। अब इसको चेंज करके क्रिम्सन रेड कर दिया गया, तो आपको भी इसको क्रिम्सन रेड ही कंसिडर करना है। बट ट्रिक के लिए कार रेड, गोल्डन येलो से गए, जी और वाई को उठा लो, गए। वायलेट की जगह लिखो विलायत, गए विलायत ABC पढ़ने। तो इस तरह से आप इनके कलर्स को याद रख सकते हो। तो क्या है? लीना के बापू का स्कूटर कार रेड, गए विलायत ABC पढ़ने। A फॉर एप्पल ग्रीन, B फॉर ब्रिक रेड, और C फॉर क्या होगा आपका? क्रिम्सन रेड होगा। तो इस तरह से फ्लेम टेस्ट में आप एक प्लेटिनम वायर लोगे, सॉल्ट में डिप करोगे, उसको फ्लेम के अंदर हीट करोगे। हीट करने पर जो कलर आपको दिख गया, उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी कौन सी मेटल प्रेजेंट होगी। आई बात समझ में? तो आपका पहला टेस्ट होता है जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ फ्लेम टेस्ट। ये एक ड्राई टेस्ट है, यहां पे आपको कोई सोल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। ड्राई सॉल्ट को हीट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलिए, इसका जो दूसरा ड्राई टेस्ट आता है, इसके बारे में आप पी ब्लॉक में भी पढ़ते हो। इसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? बोरेक्स बीड टेस्ट। तो देखो, बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो इस टेस्ट को समझने के लिए आपको बोरेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या आपको बोरेक्स का फॉर्मूला याद है? तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। ठीक है, तो इस बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं, तो ऑन हीटिंग इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या करता है? अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ये लूज करता है एंड swells up forming a glassy transparent bead known as बोरेक्स बीड। तो यहां पर क्या होता है, आप ये Na2B4O7.10H2 लेते हो, तो Na2B4O7.10H2 तो सॉलिड फॉर्म में होता है। आप इसमें आग लगाते हो, आग लगाने पर पहले अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा लाइक दिस। फिर इसको अगर आप फर्दर हीट करो तो ये डीकंपोज होता है फॉर्मिंग NaBO2 प्लस B2O3। तो ये जो आपके पास मिक्सचर बना, ये एक्चुअली बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन होता है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो NaBO2 प्लस B2O3, सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्रेट बोलते हैं इसको, B2O3, इन दोनों के मिक्सचर से आपका ये बोरेक्स बीड बनता है। अब आपको जिस मेटल को पता करना है, तो ये जनरली ट्रांजिशन मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। किसके काम में आता है?
ट्रांजिशन मेटल्स यानी आपकी डी ब्लॉक मेटल्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप बोरेक्स बीड टेस्ट कैरी करवाते हो। तो इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, आप वही फिर से प्लेटिनम वायर लेते हो, उस पर बोरेक्स पाउडर लगाते हो, उसको हीट करते हो, बीड बन जाएगा। फिर उस बीड को मेटल सॉल्ट में डिप करते हो और उसे हीट करते हो। अब अलग अलग मेटल्स के जो बीड होते हैं उनका कलर अलग अलग आता है और फ्लेम के टाइप पे डिपेंड करता है। दो तरह की फ्लेम होती है, एक होती है रिड्यूसिंग फ्लेम और एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर अलग आएगा और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर क्या होता है, कलर अलग आता है। तो आओ देखते हैं तो इसमें होता क्या है। बेसिक्स में आपसे बात करूं, जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम का कलर ग्रीन आता है, चाहे फ्लेम आपकी रिड्यूसिंग हो चाहे फ्लेम आपकी ऑक्सीडाइजिंग हो, है ना। इन बोथ रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। ऐसे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट उसका कलर ब्लू आता है, चाहे रिड्यूसिंग फ्लेम हो चाहे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो। वहीं अगर आपके पास आयरन है तो आयरन का कलर आपको रेड ब्राउन मिलता है इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और ग्रीन मिलता है इन रिड्यूसिंग फ्लेम। चाहिए। सिमिलरली अगर आप कॉपर की बात करो तो कॉपर कलर आपको मिलता है ब्लू इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड आपको इसका कलर दिखाई देता है रेड इन केस ऑफ रिड्यूसिंग फ्लेम। अब आप सोच रहे होंगे यार ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम का फंडा क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो आपके पास ना अलग अलग तरह की फ्लेम होती है। जैसे मान लो ये आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल में ये एक फ्लेम बनी, ठीक है। तो इस फ्लेम का अगर पूरा आउटर पार्ट अगर ब्लू हो, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट इसका ऐसा ब्लू होता है और जो इनर कोर है वो हल्का फुल्का आपका ऐसा रेड हो या व्हाइट हो, इस तरह का। तो ये वाली जो आपकी फ्लेम बनती है ये आपकी बनती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। ऐसे देखो आपके पास ये कैंडल है, इस कैंडल के अंदर क्या हो, कैसे हल्का सा छोटा पार्ट ब्लू हो, फिर उसके बाहर का आउटर पार्ट जो है वो रेड या फिर ऐसा ऑरेंज सा ले लेते हैं थोड़ा सा, इस तरह से बाहर वाला आउटर पार्ट है ये, है ना। और फिर इसके चारों तरफ एक ब्लू एनवेलप बने लाइक दिस। तो ये वाली जो आपकी फ्लेम होती है ये रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। मतलब आप सिंपल वर्ड्स में देखो तो अगर आप इनर कोर में चले जाओ तो वो रिड्यूसिंग फ्लेम है और अगर आप आउटर कोर पे हीट करो तो वो आपकी क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। तो आप प्लेटिनम वायर लेते हो, सॉल्ट में डिप करते हो और अगर आप उसे आउटर कोर में हीट कर रहे हो तो यानी आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट कर रहे हो, इनर कोर में हीट कर रहे हो तो आप उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करो। ये इसका मतलब होता है। चिंता मत करो, बोरेक्स बीड टेस्ट में आपको बहुत कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कलर कैसे आते हैं। जैसे मैं आपको कॉपर का एग्जांपल दूं, ठीक है, तो जैसे मान लो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, तो जैसे आप हीट करते हो ना तो ये टूटता है इनटू CuO प्लस SO3। तो आपने वायर लिया, उसको सॉल्ट में डिप किया, हीट किया, तो सबसे पहले उस सॉल्ट में अगर मान लो CuSO4 प्रेजेंट है तो वो हीट होगा, टूटेगा इनटू CuO प्लस SO3। ये जो CuO है ये फर्दर आपके बोरेक्स बीड से रिएक्ट करेगा NaBO2 प्लस B2O3 इस तरह से। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, जो आपका कॉपर है वो +2 से +2 फॉर्म में ही रहेगा, तो ये CuBO2 होल ट्वाइस बना लेता है। तो कॉपर क्योंकि यहां +2 स्टेट में है, +2 स्टेट में कॉपर कौन सा कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। लेकिन वहीं अगर आपने रिड्यूसिंग फ्लेम में इसको हीट किया है तो रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, बाकी तो आपके कैसे रहेगा ही। तो रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर क्या होगा, जो कार्बन प्रेजेंट है वो Cu को कॉपर में रिड्यूस कर देगा और कॉपर खुद कैसा होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए आपको रेड कलर दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप आयरन को ऑब्जर्व करो, आयरन, तो आयरन का कोई सॉल्ट है मान लो +2 वाला और आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट किया है तो ये Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिंग FeBO2 होल थ्राइस। तो यहां Fe+3 में है तो आपको ये रेड ब्राउन कलर का दिखाई देगा ना। और अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में है तो ये Fe+2 का +2 में ही रहेगा और आपको इसका कलर कैसा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो इस तरह से ये सेकंड टेस्ट होता है, ड्राई टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। हो सकता है आपसे पूछ भी ले, ना भी पूछे, लेकिन ये आपको पी ब्लॉक के अंदर अच्छे से दिया गया है बोरेक्स बीड। तो आपको बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए, NaBO2 प्लस B2O3 होता है और हर ट्रांजिशन मेटल इस बोरेक्स बीड के साथ कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाती है जिससे आप उसे पहचान सकते हो।
समझ में आ गया? तो ये दो तो होते हैं आपके ड्राई टेस्ट। चलो अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं वेट टेस्ट के बारे में। कौन से टेस्ट के बारे में? तो वेट टेस्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, दैट मींस आप अब इनके एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर डील करने वाले हो। तो देखो जितने भी कैटायंस हैं हम उनको मेजर 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप 1 to 6 और एक 0th ग्रुप, ठीक है ना। तो आपके सिलेबस में सारे तो नहीं है लेकिन एक एक करके हैं, तो मैं आपको मिलवाता हूं। देखो ये जो ग्रुप 1 है, ग्रुप फर्स्ट, इसके अंदर आपके पास होता है Ag+, Pb2+ और Hg2+, ठीक है। नीट के सिलेबस में जो दिए हुए हैं वो है सिर्फ Pb2+। जेई के अंदर तो हमारे Ag+, Pb2+, G2+ तीनों है, लेकिन नीट के सिलेबस में जो दिया गया है वो है सिर्फ और सिर्फ Pb2+। इसलिए हम उसी सिलेबस को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना। तो इनका जो ग्रुप रिएजेंट होता है, ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? जिसको ऐड करने पर ये कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट HCl। क्या होता है? डाइल्यूट HCl। तो होगा क्या, जैसे हमारे पास इनका सॉल्ट होगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा, उसमें हम लोग डाइल्यूट HCl डालेंगे तो Ag+ AgCl की फॉर्म में इसका व्हाइट पीपीटी बना लेता है, ठीक है। Pb2+ PbCl2 की फॉर्म में इसका व्हाइट पीपीटी बनता है, और ऐसे ही ये Hg2Cl2 की फॉर्म में अपना व्हाइट पीपीटी बना लेता है। अब इन तीनों में से हम कैसे पता करें कि सारे तीनों व्हाइट पीपीटी हैं? तो AgCl जो होता है, मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, सॉल्युबल इन NH3 होता है, इन एक्वस अमोनिया। ये जो होता है ये हमने थोड़ी देर पहले भी सीखा था। अब देखो सॉल्ट एनालिसिस में क्या है, रिपीटेशन है, तो रिपीटेशन से आपको चीजें याद होती है। तो यहां पर जो है PbCl2 वो क्या होता है, सॉल्युबल इन हॉट वाटर होता है, नॉर्मल हॉट वाटर के अंदर, और ये इन दोनों में से किसी में भी सॉल्युबल नहीं होता है। तो बेसिकली आपने ये सॉल्यूशन लिया, आपको नहीं पता था उसमें Ag+ है, Pb2+ है या Hg2+ है, आपने डाइल्यूट HCl डाला, आपको एक व्हाइट पीपीटी मिला, और वो व्हाइट पीपीटी पानी को गर्म करने पर डिसॉल्व हो गया। तो ये कंफर्म करता है कि वो व्हाइट पीपीटी PbCl2 का था। बोले बात समझ में आ रही है? अगर वो डिसॉल्व नहीं हुआ हीट करने पर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये हुआ तो आप इसमें एक्वस अमोनिया पास करो, अगर डिसॉल्व हो गया, व्हाइट पीपीटी डिसअपीयर हो गया तो AgCl है, अदरवाइज वो कौन प्रेजेंट होगा? Hg2Cl2 प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में Pb2+ है, और Pb2+ हम थोड़ी देर पहले कवर कर चुके हैं, आपको पता नहीं ना, अभी देखना, अभी पीछे मत जाना, यहीं से आप अपने दिमाग पर जोर डालो और रिएक्शंस को रिकॉल करने की कोशिश करो। तो आप देखें, अगर मैं स्पेसिफिकली Pb2+ की टेस्टिंग करवाऊं तो पहला तो क्या हो गया, जैसे ही आपने इसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड किया, आपको PbCl2 का एक व्हाइट पीपीटी मिलेगा। क्या मिलेगा? व्हाइट पीपीटी। और ये व्हाइट पीपीटी क्या है? सॉल्युबल इन हॉट वाटर। सही है, ये चीज हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी थी। इसी के साथ साथ अगर आप यहां पर इसमें Ki ऐड कर दो, तो Ki ऐड करने पर आपको यहां पर PbI2 का एक येलो पीपीटी मिलेगा जो कि सॉल्युबल है इन बॉइलिंग वाटर। तो डिफरेंस है, वो नॉर्मल हॉट वाटर में है और यहां पर आपको वाटर को बॉइलिंग स्टेज में लाना होता है, तभी जाकर आपका PbI2 क्या होता है? सॉल्युबल होता है। उसके अलावा देखो मैं आपको और रिएक्शंस बताऊं इसकी। ये जो Pb2+ है, आप इसके अंदर K2CrO4 ऐड करो या Na2CrO4 ऐड करो तो आपको यहां पर PbCrO4 का एक येलो पीपीटी मिलेगा। सही है। अगर आप Pb2+ की रिएक्शन NaOH से करवाओ तो आपको सबसे पहले PbOH होल ट्वाइस का एक व्हाइट पीपीटी मिलता है, ठीक है। अब शायद आपको याद हो, हम लोगों ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पढ़े हुए हैं पहले भी। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, इन सब के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। कैसा है? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। दैट मींस अगर आपने इसमें एक्सेस ऑफ NaOH पास किया तो NaOH क्योंकि एक बेस है और बेस और एम्फोटेरिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये जो PbOH होल ट्वाइस का पीपीटी है ये NaOH के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, फॉर्मिंग Na2PbO2, और इस तरह से पीपीटी
सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बस Pb2+ के लिए गिनती के 4-5 टेस्ट है जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। फिर से देखो, Pb2+ में आप HCl या HCl ऐड कर दो, NaCl, KCl, तो आपको AgCl का एक व्हाइट PPT मिल जाएगा जो एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होगा। सॉरी मैं गलत बोल गया, Ag+ पे चला गया, Pb2+ पे। Pb2+ में आप KCl, NaCl, HCl ऐड करो तो आपको PbCl2 का व्हाइट PPT मिलेगा जो कि हॉट वाटर में सॉल्युबल होगा। आप Ki ऐड करो, PbI2 का येलो PPT मिलेगा जो बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल होगा। K2CrO4 ऐड करो, आपको PbCrO4 का येलो PPT मिलेगा। NaOH ऐड करो, आपको पहले PbOH का एक व्हाइट PPT मिलेगा जो कि एक्सेस ऑफ NaOH के अंदर सॉल्युबल होगा। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। चलिए तो फिर बढ़ते हैं, देखो यहां से आगे तो ग्रुप 1, अब मूव करते हैं ग्रुप 2 की तरफ। तो अगर हम ग्रुप 2 की बात करेंगे तो ग्रुप 2 को हमने मतलब सेकंड ग्रुप के अंदर बहुत सारे कैटायंस होते हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सेकंड A और एक है आपके सेकंड B वाले कैटायंस। तो यहां पर आपके पास देखो कौन कौन से कैटायन होते हैं। Pb2+ होता है, CD2+ होता है, Cu2+ होता है, Hg2+। देखो हम बोलते हैं पंजाबी कुड़ी क्यूट हो गई, ऐसे आप याद रख सकते हो, बट आपको जरूरत नहीं है क्योंकि नीट में आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन है, Cu2+। Pb2+ हम पहले कवर कर चुके हैं। इधर आपके पास होता है आर्सेनिक AS3+, एंटीमनी Sb3+, Sn2+ एंड Sn4+। आज सब सॉन्ग सुनेंगे, मतलब ये आपके बेसिक कैटायंस हैं सेकंड ग्रुप के, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन है, Cu2+, इसलिए हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। ग्रुप रिएजेंट की अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो यहां पर H2S होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में आप यहां पर H2S गैस पास करते हो एंड दीज कैटायंस आर प्रेसिपिटेटेड, दीज कैटायंस आर precipitated in the form of their सल्फाइड्स। तो ये अपने सल्फाइड्स की फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो आप देखो बहुत आसान है, हम सिर्फ कॉपर पे फोकस करते हैं। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिन पे आपको फोकस करना है। तो ये Cu2+ है, जैसे ही आप इसके अंदर H2S गैस पास करोगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो यहां पर ये क्या होता है, CuS की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। कॉपर सल्फाइड का ये एक ब्लैक PPT फॉर्म करता है। क्या करता है, ब्लैक PPT फॉर्म करता है। फिर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक टेस्ट है जिस पे अगर आप फोकस करें तो हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। यहां पे आयरन +2 स्टेट में है, तो इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये इसका स्पेसिफिक टेस्ट है, इसको आप जरूर 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 याद रखें जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो। देखो कॉपर पे +2 चार्ज है, ये 2 पोटेशियम को रिप्लेस करेगा, कुछ भी नहीं है, 2 पोटेशियम को रिप्लेस कर दो तो K2CuFeCN6 टाइप का एक PPT बनाता है और ये आपको एक चॉकलेट ब्राउन PPT मिलता है। कैसा मिलता है, तो चॉकलेट कलर्ड PPT। तो कलर भी मैंने ऑलमोस्ट वैसा ही यूज किया है, हो सकता है आपको ये विजिबल ना हो, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो इस तरह से चॉकलेट कलर्ड PPT मिलता है। तो आप ये ध्यान रखना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ अगर चॉकलेट कलर का PPT मिल गया तो ये पक्का है कि वो कौन होगा, यस, वो आपका कॉपर ही प्रेजेंट हो। कंफर्मेटरी टेस्ट है, कोई और चॉकलेट कलर का PPT फॉर्म कर ही नहीं सकता है। फिर देखिए इसके और भी टेस्ट है जो आपके काम में आते हैं। जैसे अगर आप इसकी रिएक्शन Ki से करवाओ तो आपको पहले Cu(I2) मिलता है और ये Cu(I2) फर्दर डीकंपोज होकर बनाता है Cu2I2 + I2 और आपको इसका एक व्हाइट या फिर लाइट येलो PPT मिलता है। तो ये भी इसी को कंफर्म करने का एक और टेस्ट है। इसकी रिएक्शन आप Ki से करवाओ तो पहले आपको Cu(I2) मिलेगा, Cu(I2) को फर्दर हीट करो तो आपको क्या मिल जाता है, यहां पर Cu2I2 मिलता है। अगर आप यहीं इस Cu2+ की रिएक्शन NaOH से करवाओ तो NaOH से रिएक्शन करवाने पर यहां पर आपको पहले CuOH का एक ब्लू PPT मिलता है। क्या मिलता है, ब्लू PPT। इसको आप फर्दर हीट करो तो हीट करने पर आपको CuO का ब्लैक PPT मिलता है। ऑब्वियसली प्लस H2 तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप इसकी रिएक्शन ग्लूकोज से करवाओ, ग्लूकोज विच इज C6H12O6, तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है Cu2O में और खुद कन्वर्ट हो जाता है C6H12O7 यानी ग्लूकोनिक एसिड के अंदर।
तो इस तरह से आपकी ओवरऑल रिएक्शन होती है और आपको रेड कलर का ये Cu2O मिल जाता है। तो ये 4 एक रिएक्शन है जो आपको Cu2+ की फोकस करनी चाहिए। ये ऑर्गेनिक के अंदर भी आप लोग सीखते हो, बट स्टिल आप फोकस करें Cu2+ आयन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे पहला और कंफर्मेटरी टेस्ट है, आप उसकी रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 से करवाते हो और K4FeCN6 से रिएक्ट करवाने पर आपको यहां पर क्या मिलता है, एक चॉकलेट कलर का पीपीटी मिलता है जो कंफर्म करता है कि यहां पर Cu2+ प्रेजेंट होगा। फिर आप इसकी रिएक्शन Ki से करवाते हो, आपको CuI2 मिलता है, CuI2 फर्दर टूटता है इनटू Cu2I2+I2, तो आपको इसका व्हाइट पीपीटी मिलता है। NH के साथ रिएक्ट करवाने पर आपको CuH का ब्लू पीपीटी मिलेगा, जिसको फर्दर हीट करो तो पहले CuO के ब्लैक रेसिड्यू में कन्वर्ट होगा, इसमें आप ग्लूकोज डालकर और हीट करो तो आपको रेड कलर का एक रेसिड्यू मिलेगा और साथ में ग्लूकोनिक एसिड मिलता है। इसी के साथ साथ इसका जो सबसे कॉमन सॉल्ट होता है किसका, Cu+2 का, तो Cu+2 का जो सबसे कॉमन सॉल्ट होता है उसकी मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं, ये आपके काम में आ सकती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, सही है। तो CuSO4.5H2 को जब आप पहले हीट करते हो एट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, .4H2O। ऐसा क्यों होता है, तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हैं। CuSO4 में, इस कंपाउंड में एक्चुअली 4 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड होता है, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस है ना, एक्चुअली ये उल्टा हो गया है, यहां पर ये होता है H2O, O इधर वाले के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, H लाइक दिस, है ना। तो मतलब थोड़ा मुझे इसको स्प्लिट करके बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां ठीक से बना के दिखाता हूं आपको। तो ये O है, इधर H है, इधर H है ना, ये O है और इधर H है, इधर H है। तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है इन दोनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है, इधर H और H जो है वो सल्फेट के जो O- होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता है, लाइक दिस। तो इस तरह से इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर बनती है। तो इसमें जो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हीट करने पर ये एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। 230 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जब आप हीट करते हो तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CuSO4 सॉलिड। तो यहां इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन यहां पहुंचने तक ये कलरलेस हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है, कलरलेस हो चुका होता है। इसके बाद भी अगर आप नहीं रुके और इसे हीट किया तो 720 डिग्री सेल्सियस के अबाउट हीट करने पर यह कन्वर्ट होता है इनटू CuO प्लस SO2 प्लस SO3 और प्लस साथ में O2 भी रिलीज करता है। फिर और फर्दर अगर आप इसे 1100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो तो ये आपका Cu2O के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पर ये ब्लैक कलर का CuO बनाता है और उसको फर्दर हीट करो तो आपको रेड कलर का Cu2O मिलता है। तो ये इसकी ओवरऑल सीरीज ऑफ रिएक्शन है। हो सकता है इसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपके यहां तो नहीं, कहीं और काम में आ जाए, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बाकी ये कॉपर के टेस्ट हैं, इन टेस्ट के ऊपर आप ध्यान दें। थोड़ा सा इसको इस तरह से मिनिमाइज कर देता हूं, आ जाओ भाई और आ जाओ। तो इस तरह से आप इन सारी रिएक्शंस को एक साथ लिख सकते हैं और ये है आपके कॉपर की टेस्टिंग। कॉपी करें। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो गई हैं। तो Cu2+ हमने कवर कर लिया है, Pb2+ हमने कवर कर लिया है, Cl- कवर कर लिया है हम लोगों ने, है ना, I- कवर कर लिया, बोरेक्स बी टेस्ट हो गया है, फ्लेम टेस्ट हो गया है। तो बहुत सारे टेस्ट आज के लिए हो गए। अब आप इन्हें अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यहां से आगे लेकर चलूंगा। 3rd ग्रुप के कैटायन है हमारे पास, Fe, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। 4th ग्रुप में 1-2 कैटायन है, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर बाकी कैटायन कवर करेंगे और फिर एक साथ सबके मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। मतलब अगले 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा और आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। सही है। 3 तो देखो, अगर आप 3rd ग्रुप को देखो तो 3rd ग्रुप में मेजरली 3 कैटायन होते हैं। एक होता है Al3+, एक होता है Fe3+ और एक होता है Cr3+। तो Al3+ और Fe3+ डायरेक्टली सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। Cr3+ सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली काम में आएगा। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर आप जब पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो वो भी यहां पर काम में, तो कुछ चीजें आपको इस बारे में सीखनी होगी जो आपके काम में आ सकती है।
चलिए, इनका जो ग्रुप रिएजेंट है, जब आप सॉल्ट के अंदर ऐड करोगे तो इनका ग्रुप रिएजेंट होता है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो यहां पर आप सॉलिड NH4Cl ऐड करते हो, ये NH4Cl इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है और उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा OH माइनस प्रोड्यूस नहीं करता। एक्चुअली इसके बाद वाले ग्रुप के हाइड्रोक्साइड, फिर ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। तो यहां पर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है NH4Cl ऐड करके, जो कि इस इक्विलिब्रियम के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है। खैर, वो अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। जो मेजर चीज है वो ये है कि यहां पर जब आप इसका ग्रुप रिएजेंट ऐड करोगे तो ये अपने हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो आपको AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट होता है अपने व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी की फॉर्म में। तो कभी कभी व्हाइट पीपीटी लिख देगा, कभी कभी व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी भी लिख सकता है। FeOH होल थ्राइस का आपको रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा और वहीं आपका जो CrOH होल थ्राइस है उसका आपको ग्रीन कलर का पीपीटी मिलता है। तो सिर्फ पीपीटी के कलर से अगर NH4Cl प्लस NH4OH ऐड करने पर आपके पास पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं, तो पीपीटी के कलर से आप ये पहचान सकते हो कि कौन सा आयन प्रेजेंट हो सकता है। एक और चीज बता दूं, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस दोनों के दोनों नेचर में कैसे हैं? एम्फोटेरिक है। कैसे हैं? एम्फोटेरिक है। जबकि FeOH होल थ्राइस क्या होता है? बेसिक होता है। तो इस वजह से इनको डिफरेंशिएट करना आसान है। अभी इनके टेस्ट में भी आपको इस चीज का पता लगेगा। सो मेजर चीज आपके 3 कैटायंस है ग्रुप 3 के, उनमें से आपको सिर्फ Fe3+ और Al3+ पढ़ना है, लेकिन हम यहां पर Cr3+ को भी कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने Fe3+ कैटायन के साथ। तो जैसा आपने देखा, सबसे पहला तो केस आपने देख लिया है कि जब आप इसके अंदर NH4OH पास कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो आपको यहां पर एक रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल रहा है। FeOH होल थ्राइस का आपको एक रेड ब्राउन पीपीटी मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर एक्सेस ऑफ NH4OH या फिर एक्सेस ऑफ अमोनिया पास करो तो ये पीपीटी डिसॉल्व नहीं होता है ना, नॉट सॉल्युबल लिख दो रादर आप, तो पीपीटी डिसॉल्व नहीं होगा। वहीं अगर आप Fe3+ के सॉल्यूशन के अंदर NaOH ऐड करो तो यहां पर भी आपको FeOH होल थ्राइस का ही ब्राउन पीपीटी मिलेगा, और अगर आपने इसमें एक्सेस ऑफ NaOH पास किया तो भी ये पीपीटी सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी बेस है और ये भी बेस है, और बेस आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे। सही है। चलिए, इसके बाद मैंने आपको पहले भी चीज सिखाई है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कलर के हिसाब से बात करते हैं। अगर आप इसमें ऐड करो K4FeCN होल 6, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ा है। साइनाइड, फेरोसाइनाइड इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयरन +2 स्टेट में है। अगर वहीं आयरन +3 स्टेट में होता K3FeCN होल 6, तो ये 2 तरह के कंपाउंड होते हैं। इसका नाम होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान ले। तो ये है आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड, और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो आप देखें, जब आयरन बाहर वाला +3 में है तो ये क्या करेगा? 3 पोटेशियम, देखो इन 4 पोटेशियम पे मिलाकर +4 का चार्ज है, तो ये +3 वाला आयरन यहां से 3 पोटेशियम को रिप्लेस कर देगा, एक Fe आ जाएगा। तो ये K+, ये Fe3+, अंदर वाला Fe2+ है, बनाएगा CN होल 6, और आपको ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। इसे हम बोलते हैं ब्लू कलरेशन। क्या बोलते हैं? ब्लू कलरेशन। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है Fe3+ आयंस को टेस्ट करने के लिए। अगर आप Fe3+ के सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करोगे तो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, और ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम होता है प्रशियन ब्लू। रशियन ब्लू नहीं, प्रशियन ब्लू, ठीक है। तो ये आपका प्रशियन ब्लू है, और इसका कलर, ये स्पेसिफिक टेस्ट है Fe3+ को टेस्ट करने के लिए। अगर आप गलती से K4FeCN6 की जगह यहां पर K3FeCN6 ऐड कर दो, मतलब पोटेशियम फेरिसाइनाइड, तो बहुत सिंपल है, ये भी +3, ये भी +3, कुछ नहीं होगा, ये 3 पोटेशियम को रिप्लेस करेगा वापस से, और एज इट इज आपका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और आपको एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेगा ब्राउन कलरेशन।
लेकिन अगर ये आयरन +2 वाला है तो फिर आपको ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो किसकी वजह से मिलेगा? इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से, जिसका नाम क्या होता है? प्रशन ब्लू होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है Fe3+ का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। अगर आप इसकी रिएक्शन HCN- के साथ करवाओ तो आपको FeHCN होल थ्राइस का एक ब्लड रेड कलरेशन मिलता है। क्या मिलता है? ब्लड रेड कलरेशन। तो ये चीज पे आप ध्यान दें। ये Fe3+ के कुछ कॉमन और इंपॉर्टेंट टेस्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो वापस से रिपीट करते हैं। Fe3+ NH4OH या NH के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको FeOH होल थ्राइस का क्या मिलेगा? यहां पर रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा, जो कि एक्सेस ऑफ इन रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है HCN-, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट। तो आप पोटेशियम थायोसाइनेट यूज कर सकते हो, उसका नाम लिख सकते हो आप पोटेशियम थायोसाइनेट। और इसके साथ है ना पोटेशियम भी यूज कर सकते हो, सोडियम थायोसाइनेट भी यूज कर सकते हो। ये रेड ब्लड कलरेशन होता है। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? FeHCN होल थ्राइस होता है। उसी के साथ साथ अगर आप इसकी रिएक्शन पोटेशियम फेरोसाइनेट से करवाओगे तो आपको ब्लू कलरेशन मिलेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रशन ब्लू, और अगर आप फेरिसाइनेट से करवाओगे तो आपको सेम ब्राउन कलरेशन मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को कॉपी करें। फिर मूव करते हैं अपने अगले कैटायन पर, इसका नाम है Al3+। हो गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब Al3+ में ना बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं है, Fe3 में सबसे ज्यादा टेस्ट है, पर Al3+ के लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट है। आप देखें, ये जो आपका Al3+ है, तो सबसे पहली चीज तो आपने इसके अंदर अगर NH4OH और प्लस HCl ऐड किया तो आपको यहां पर AlOH होल थ्राइस का एक जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। ठीक है। और ये जो आपका पीपीटी है एक्सेस ऑफ अमोनिया के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। तो अगर आपने एक्सेस अमोनिया पास की तो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप इसकी रिएक्शन NaOH से करवाओ तो आपको पहले AlOH होल थ्राइस का एक पीपीटी मिलता है, वही सेम व्हाइट पीपीटी। और अब क्योंकि ये एम्फोटेरिक है और NaOH कैसा है? आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये इसको डिसॉल्व कर लेता है फॉर्मिंग NaAlOH होल 4। ये कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हो, ये इसको एक OH- देकर डिसॉल्व कर लेगा। या फिर आप इस कंपाउंड को NaAlO2 भी लिख सकते हो। इसे आप सोडियम एल्यूमिनेट के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ एल्यूमिनियम, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, CrOH होल थ्राइस, ये सब के सब NaH के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सभी के सभी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। कैसे हैं? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स हैं। और ये खैर अलग तरीके से रिएक्ट करता है CrOH होल थ्राइस, बट आप देखें तो ये आपके जो हैं NaH के अंदर सिंपली डिसॉल्व होते हैं। ये बनाता है Na2BaLO2, सॉरी Na2BO2, सोडियम बेराइलेट आप इसे बोलते हो। और आप चाहो तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो Na2BeOH होल 4। यहां पर बेरिलियम +2 में आएगा। ऐसे ही जिंक के साथ ये बनाता है Na2ZnOH होल 4। इसी तरह Pb के साथ ये बनाएगा Na2PbOH होल 4। और एल्यूमिनियम के साथ ये क्या बनाता है? NaAlOH होल 4। Al3+ में और कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं है, सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सही है? समझ में आता है? चलिए इसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले कैटायन की, जो कि कौन सा कैटायन है? वो है Cr3+। तो सेम चीज है, आपने जैसे इसमें NH4OH ऐड किया, तो NH4OH ऐड करने पर आपको पहले यहां पर CrOH होल थ्राइस का एक ग्रीन पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है? ग्रीन पीपीटी मिलता है। अगर आप इसके अंदर NaOH ऐड करो तो पहले आपको वही CrOH होल थ्राइस का एक ग्रीन पीपीटी मिलेगा। ठीक है। और फिर इसके अंदर फर्दर अगर आप NaOH ऐड करो तो ये इसको डिसॉल्व करता है फॉर्मिंग Na2CrO4। और अभी सिंपल डिसोल्यूशन नहीं है, यहां क्रोमियम +3 स्टेट में था, जबकि यहां क्रोमियम कौन सी स्टेट में आ जाता है? +6 स्टेट में आ जाता है। अब ये जो Na2CrO4 होता है ये येलो कलर का होता है, तो ये येलो सोल्यूशन है। और इसकी रिएक्शन में आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, अगर आप इसके सोल्यूशन में AgNO3 ऐड करते हो तो आपको Ag2CrO4 का एक ब्रिक रेड पीपीटी मिलेगा।
याद करो, अगर आप इसके अंदर Pb+2 का सोल्यूशन ऐड करते हो, लेट्स से लेड नाइट्रेट, तो आपको यहां पर PbCrO4 का एक येलो पीपीटी मिल जाता है। तो ये इसकी बेसिक सी रिएक्शन है Cr+3 की। फर्दर देखें आप इसी Na2CrO4 को अगर आप देखें तो बेसिकली आपका CrO4 2- आयन होता है जो कि खुद होता है येलो कलर का, ठीक है। और यहां एक ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा, बॉय का मतलब क्या है, बेसिक मीडियम में ऑरेंज टू येलो ये जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक में भी आपको मिलेगा, इसे जरूर ध्यान रखना। तो होता क्या है, CrO4 2- एंड Cr2O7 2-, ये इसकी दो फॉर्म्स होती है, दोनों में ही ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, बस ये ऑरेंज कलर का होता है और ये येलो कलर का होता है। तो बेसिक मीडियम में ऑरेंज जाएगा येलो कलर में, और अगर मीडियम एसिडिक है तो येलो कलर का जो क्रोमेट है वो ऑरेंज कलर के डाई क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका क्रोमेट आयन है और ये जो है ये आपका डाई क्रोमेट आयन है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। तो जैसे आपने इसके सॉल्यूशन को एसिडिफाई किया, ये डाई क्रोमेट में बदल जाएगा, और फिर इस डाई क्रोमेट के अंदर अगर आप KCl और कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दो तो याद करो आपको रेड ब्राउन वेपर्स मिलेंगी एक गैस की, जिसे हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड गैस CrO2Cl2। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको CLMS की टेस्टिंग में पढ़ा चुका हूं, इसे हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका ग्रुप 3, जहां पर आपने Fe3+, Al3+ और Cr3+ की बात की। Cr3+ वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये देखें डी ब्लॉक का पार्ट है, इसलिए आपके काम में आ सकता है। तो इन रिएक्शंस पे एटलीस्ट आप जरूर ध्यान दें। चलिए फिर चलते देखें अपने अगले ग्रुप के ऊपर, जिसमें आपके पास आ चुके हैं अब ग्रुप 4 कैटायन। तो देखो ग्रुप 4 कैटायन में वैसे होता है निकोमंजन Na2+, CO2+, Mn2+ एंड Zn2+। तो आपको जो सिलेबस में डिफाइंड है वो है ये दोनों, एक Zn2+ और दूसरा कौन सा है Na2+। आपको सिर्फ इनके बारे में बात करूं, बहुत सिंपल टेस्ट है। पहली बात तो इनमें क्या होता है, आप इनका जो ग्रुप रिएजेंट है वो है H2S गैस इन बेसिक मीडियम। जनरली आप NH4OH यूज कर लेते हो, ठीक है। तो ये अपने सल्फाइड्स की फॉर्म प्रेसिपिटेट होते हैं। ये जाएगा NiS की फॉर्म में, आपको इसका एक ब्लैक पीपीटी मिलेगा, और ये जाएगा ZnS की फॉर्म में और इसका आपको एक व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले Zn2+ के सिंपल रिएक्शंस की बात कर लूं तो Zn2+ जो है इसमें जब आप H2S गैस पास करोगे तो आपको ZnS का एक व्हाइट पीपीटी मिलेगा, और ये व्हाइट पीपीटी जो है ये सॉल्युबल होता है इन डाइल्यूट HCl। तो ये ZnCl2 बनाकर क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद इसकी कोई और टेस्ट की आप बात करो तो एक सिंपल सा टेस्ट और है, NaOH के साथ आप इसे रिएक्ट करवाओ तो मैंने आपको बताया था ये ZnOH होल ट्वाइस का एक व्हाइट पीपीटी बनाएगा। अब क्योंकि ये फिर से एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक होने की वजह से ये एक्सेस ऑफ NaOH के अंदर डिसॉल्व होगा और ये क्या बना लेगा, या तो आप इसे Na2ZnO2 लिख दो, जो मैंने आपको पिछले पेज पर भी सिखाया था, देखो यहां पर ये रहा, या फिर आप इसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट इज आप इसे Na2ZnOH होल 4 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तीसरी रिएक्शन सेम सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन आप NH4OH के साथ लिख सकते हो, तो आपको ZnOH होल ट्वाइस का वही व्हाइट पीपीटी मिलेगा, और एक्सेस ऑफ अमोनिया यानी NH4OH पास करने पर यह भी सॉल्युबल हो जाता है, फॉर्मिंग दिस कॉम्प्लेक्स विच इज ZnNH3 होल 4 2+। तो इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो ये आपके पास Zn2+ की 3 कॉमन रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, बड़े आराम से आप बनाना। एक और इसकी रिएक्शन है वो भी लिख लो, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी बनाता है। तो K2 देखो कुछ नहीं करना, यहां रिप्लेस कर दो, 4 पोटेशियम है ना, इस पे +2 चार्ज है तो 2 पोटेशियम को रिप्लेस कर दो, तो K2ZnFeCN6 का ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है।
तो ये इसके सिंपल रिएक्शन है। तो आप देखो Cu2+ के साथ ये चॉकलेट पीपीटी बनाता है और Zn2+ के साथ ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है। सही है, चलिए इसके बाद चलते हैं, एक बार फटाफट देख लो, इसको आप कॉपी कर लो। डन है। अब चलते हैं अगले कैटायन की तरफ, उसका नाम है Ni2+। तो Ni2+ की तो मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली एक ही रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है DMG के साथ इसकी रिएक्शन। ये NiDMG होल ट्वाइस का एक रोजी रेड पीपीटी बनाता है। मतलब अगर Ni2+ पे इसने क्वेश्चन पूछा तो वो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा। तो DMG होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है मैं आपको बताऊं, तो पहले DMG बताता हूं। तो यहां पर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड N O- और C डबल बॉन्ड N OH, ये आपका डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो ग्रुप है। अब जब ये Ni2+ के साथ कंबाइन होता है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेट मी टेल यू, यहां पर जो डोनर एटम है वो ये दोनों नाइट्रोजन एटम होते हैं। तो नाइट्रोजन के थ्रू यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और ये जो O- है ये इस तरह से फ्री रहता है। इस तरह इस नाइट्रोजन का भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और जो OH ग्रुप है वो फ्री रहता है। इसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड N, इधर एक मिथाइल ग्रुप और इधर भी एक मिथाइल ग्रुप रहता है। सेम इसी तरह से इधर वाला नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इधर जो नाइट्रोजन होगा वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका O- फ्री होता है और इसका OH फ्री होता है। डबल बॉन्ड C, इधर भी CH3, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, इधर भी CH3। अब ये जो OH-, ये जो O- है, ये इस H के साथ देखो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से आपका NiDMG होल ट्वाइस का एक रोजी रेड पीपीटी बनता है। आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पता होनी चाहिए। आपसे इस रोजी रेड पीपीटी का फॉर्मूला पूछ सकता है, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, +2 आएगा। इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, बॉन्डिंग पैटर्न पूछ सकता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। Zn2+ की रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस Ni2+ का ये कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से कॉपी करें, फिर मूव करते हैं अगली ग्रुप पर। चलिए फिर इसके बाद देखें, आपके पास आता है ग्रुप 5। तो अगर आप ग्रुप 5 को देखेंगे तो ग्रुप 5 के अंदर आपके पास 3 कैटायन्स होते हैं, Ca2+, Ba2+ एंड Sr2+। ठीक है, तो एक तो वैसे आप इनके लिए फिल्म टेस्ट करवा सकते हो, है ना। तो आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे यहाँ पर, है ना। तो आपको बेरियम का याद होगा, आपको एप्पल ग्रीन कलर दिखाई देता है, और जो आपका कैल्शियम है उसका वो कौन सा कलर दिखाता है, याद है, लीना के बापू का, है ना। तो आपके पास लीना के बापू का स्कूटर, कार रेड, गए विलायत ABC पढ़ने, याद है ना, ट्रिक सिखाई थी। तो कैल्शियम का कलर आता है ब्रिक रेड और इसका क्या आ जाता है आपके पास, एप्पल ग्रीन कलर आता है। उसके अलावा इनका अगर आप ग्रुप रिएजेंट देखो तो यहां पर ग्रुप रिएजेंट होता है अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। तो यहां पे आपको इनके करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स का व्हाइट पीपीटी मिलता है। तो तीनों के तीनों ही व्हाइट पीपीटी फॉर्म करते हैं। CaCO3 का ये बनाएगा, BaCO3 का ये बनाएगा और SrCO3 का ये बनाएगा। दैट मींस इस व्हाइट पीपीटी से आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट वाले पार्ट नहीं, बहुत आसान से हैं जो शुरू में इससे आपने मतलब ग्रुप 3 तक के जो अपने कैटायन्स किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और एनायंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तब आप देख सकते हो इनके केस में क्या होगा, अगर मुझे इनको डिफरेंशिएट करना है तो इनको डिफरेंशिएट करने का एक बहुत सिंपल से तरीका होता है, आप इनकी रिएक्शन करवाओ Na2CrO4 से। तो Na2CrO4 से ओनली BaCrO4 PPT यानी ओनली Ba2+ विल फॉर्म PPT। ठीक है, Ca2+ एंड Sr2+ विल नॉट फॉर्म PPT। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है इनको डिफरेंशिएट करने का। यहां पे आपको BaCrO4 का एक येलो PPT मिल जाता है। ठीक, इसी तरह से एक और तरीका है डिफरेंशिएट करने का, अगर आप इनकी रिएक्शन Na2SO4 से करवाओ तो सल्फेट्स के अंदर आप ध्यान रखना CaSO4 की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर आपके पास है SrSO4 और सबसे पीछे कौन होता है, BaSO4। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। तो आपके पास CaSO4 का PPT नहीं बनेगा,
CaSO4 का किसी तरह का पीपीटी नहीं बनेगा, लेकिन आपको BaSO4 और आपको SrSO4 का पीपीटी मिल जाएगा। और वहीं अगर आप इनकी रिएक्शन पोटेशियम ऑक्सिलेट या सोडियम ऑक्सिलेट से करवाओ Na2C2O4 से, तो तीनों के तीनों व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेंगे। ऑल थ्री विल फॉर्म व्हाइट पीपीटी। तो सबसे बढ़िया तरीका है डिफरेंशिएट करने का, अगर Na2SO4 ऐड करने पर पीपीटी फॉर्म हो रहा है तो Ba2+ और Sr2+ प्रेजेंट हो सकते हैं, Ca2+। अगर कोई पीपीटी नहीं हुआ तो Ca2+ प्रेजेंट है, पीपीटी बना, तो इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है। फिर इन दोनों की टेस्टिंग करनी है तो Na2CrO4 ऐड कर दो। अगर येलो पीपीटी बना तो Ba2+ है, अदरवाइज Ba2+ नहीं है। तो ये इनकी टेस्टिंग का तरीका होता है। बस आपको रिएक्शन को रटने नहीं बैठना है, एक बार फोकस करो, आप आराम से कर सकते हो। सही है। चलिए, ग्रुप 6 के जो कैटायंस होते हैं ग्रुप 6, तो ग्रुप 6 में मेजरली आपके जो सिलेबस के अंदर वो है Mg2+, लेकिन इसके अलावा Na+ और K+ भी होते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट नहीं है। तो Mg2+ के टेस्टिंग में आपको एक ही रिएक्शन है, इसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप Mg2+ की रिएक्शन करवाओ Na2HPO4 से इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, तो सबसे पहले आपको MgNH4PO4 का एक पीपीटी मिलता है। इसको आप स्ट्रांगली हीट करो तो आपको Mg2P2O7 का एक व्हाइट रेसिड्यू मिल जाएगा, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो ये Mg2+ का एक सिंपल सा टेस्ट है जो आपको पढ़ना है। उसके अलावा आपके पास अमोनियम कैटायन है, वो भी दिया हुआ है, बट उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। नॉर्मल रिएक्शन से ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे NH4+ है, अगर आप उसकी रिएक्शन लेट्स से NaOH से करवाओ तो आपको अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। बाकी इसको स्पेसिफिक टेस्ट की आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये आपके कुछ कैटायंस थे जिनकी टेस्टिंग आपने की, और इन टेस्ट के थ्रू आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्या फायदा, तो आओ करते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखें, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, और देखें पहला क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। When H2S gas is passed through an ammonical salt solution X, a slightly white precipitate is formed, X can be। H2S गैस पास करने पर आपको, देखो H2S गैस पास कर रहे हो अमोनिकल सोल्यूशन से, और आपको क्या मिल रहा है, व्हाइट पीपीटी। तो मोस्ट ऑफ द सल्फाइड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, NiS हो गया, CuS हो गया, Ba2S3 हो गया। व्हाइट पीपीटी मिल रहा है तो वो आपके पास जिंक सॉल्ट की प्रेजेंस को दिखाता है। बाकी इन सभी के, जैसे लेड का सल्फाइड है PbS ब्लैक होता है ना, सिल्वर का जो सल्फाइड है Ag2S वो भी ब्लैक होता है, CuS भी ब्लैक होता है, सिर्फ ZnSe व्हाइट पीपीटी बनाता है। CuS का जो पीपीटी है वो पिंकिश साइड चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, चॉकलेट ब्राउन, आपको याद हो चुका होगा चॉकलेट ब्राउन पीपीटी कब बनता है, जब Cu2+ किसके साथ रिएक्ट करता है, K4FeCN6 के साथ। मतलब K4FeCN6 में जो आपकी एक्टिव स्पीसी है वो है FeCN6 4-। तो दिख रहा है कहीं पर, ये रहा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के टेस्ट में से क्वेश्चन उठाकर आपसे बनाकर पूछे जा सकते हैं। और देखिए और क्या कह रहा है, सोडियम मेटाल्यूमिनेट ऑन बॉइलिंग विद अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी। सोडियम मेटाल्यूमिनेट क्या होता है, NaAlO2 होता है, और इसको अगर आप अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करो तो बिल्कुल ये AlOH होल थ्राइस का एक व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी फॉर्म करेगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म व्हिच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो असर्शन सही है और असर्शन का रीजन भी बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट है, और ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एट द ओकेजन ऑफ मैरिज द फायरवर्क्स आर यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन फ्लेम। भैया बैरियम जो है वो आपका एप्पल ग्रीन कलर देता है, ये हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, और यही इसका आंसर होगा। Which of the following cations is detected by the flame test? तो जो S ब्लॉक मेटल कैटायंस हैं, और S ब्लॉक में अब देखो पोटेशियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया, लेकिन मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, आप ध्यान रखना, मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, क्योंकि आप S ब्लॉक में पढ़ते थे, बट मैं आपको यहां बता देता हूं, दिस मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम do not give flame test due to their high
आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अपनी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, अ सॉल्ट गिव्स वॉयलेट वेपर्स। वॉयलेट वेपर नाम लिखा हुआ गया, वहीं से पता लग गया मुझे, तो कौन होगा? हाँ, आयोडीन होगा। I माइनस को जब आप कंसिडर H2SO4 से रिएक्ट करवाते हो तो आपको आयोडीन की वॉयलेट वेपर्स मिलती हैं। When a mixture of solid NaCl, solid K2Cl is heated with concentrated, देखो अभी भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ CrO2Cl2, ऑप्शन नंबर बी। Cl माइनस को टेस्ट करने का और K2Cl को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया मेथड होता है, बढ़िया टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो मैं आपको समझा रहा हूं, थ्योरी पढ़ने के बाद आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देखें, नाइट्रेट इज कंफर्म्ड बाय रिंग टेस्ट, द ब्राउन कलर ऑफ द रिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो मैंने आपको सिखाया था ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है जहां पर आपकी जो रिंग बनती है FeH2O होल 5 NoSO4 के टर्म से बनती है। यहां पर Fe+1 स्टेट में होता है और NO+1 में होता है। इसी कंपाउंड को आप सिंपली FeSO4.NO भी लिख सकते हो, जिसका नाम होता है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। समझ में आ रहा है? चलिए इसके अलावा देखें ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, X aqueous gives K4FeCN6, चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, मतलब X के अंदर Cu2+ प्रेजेंट है, पक्का है। X aqueous AgNO3 व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। अब आप देखो AgNO के साथ ये व्हाइट पीपीटी बना रहा है और वो व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 में है, तो वो आपका AgCl का पीपीटी बन रहा होगा। मतलब वैसे भी दिख रहा है, देखो ऑप्शंस देखो, एक ही जगह कॉपर है, यहीं से कंफर्म हो गए थे कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो सेकंड टेस्ट है वो एनायन Cl- का टेस्ट है और जो फर्स्ट है वो कैटायन Cu2+ का टेस्ट है। ये देखें, FeOH होल थ्राइस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम AlOH होल थ्राइस। FeOH होल थ्राइस मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, बेसिक है। AlOH होल थ्राइस बताओ कैसा है, एम्फोटेरिक है। तो आप कोई भी एक बेस यूज कर लो, ये रहा NaOH, है ना। एम्फोटेरिक बेस से रिएक्ट करके डिसॉल्व हो जाएगा, FeOH होल थ्राइस डिसॉल्व नहीं होगा। CuSO4 डीकलराइजेस ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ KCN। देखो ये एक सॉल्ट रिएक्शन है, ये हमने देखी भी है, मैं फिर बता देता हूं। CuSO4 KCN के साथ रिएक्ट करके पहले CuCN होल ट्वाइस बनाता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो। फिर ये CuCN फॉर्म करता है, इसका व्हाइट पीपीटी बनता है, तो यहां कॉपर +1 स्टेट में आता है। और फिर अगर आपने और KCN ऐड किया तो ये CuCN होल 4 3- का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। देखिए Cu2+ गेट रिड्यूस टू फॉर्म CuCN होल 4 3-। तो ये कॉपर का एक स्पेसिफिक टेस्ट है, तो यहां पे अपने इसको कवर कर लिया है। ध्यान रखना, KCN के साथ Cu+2 Cu+1 में रिड्यूस होता है और फिर उसका +1 स्टेट का ही वो सॉल्ट यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है। ये देखें, JEE Main 22 का क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रेट आयन टेस्ट, NO3- आयन टेस्ट। अ डार्क ब्राउन रिंग इज फॉर्म्ड एट जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। रिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, अभी भी देखा था, सही है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज दिस, ये भी सही है, दैट मींस यही गलत है। हीटिंग द नाइट्रेट सॉल्ट विद कंसीडर H2SO4 लाइट ब्राउन फ्यूम, यानी लाइट ब्राउन के अच्छे खासे रेड ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट विद कैटायन Y2+, एडिशन ऑफ अ रिएजेंट टू एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट गिव्स अ ब्राइट रेड पीपीटी। एक कैटायन है Y2+ जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसके अंदर एक रिएजेंट X ऐड करने पर आपको एक ब्राइट रेड पीपीटी मिल रहा है। ओके, द रिएजेंट X एंड द कैटायन Y2+ प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। अब ऑप्शंस देखो, ब्राइट रेड, रोजी रेड, एक ही पीपीटी बनता है Ni2+ और DMG के बीच में। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको बता दूं, JEE और नीट दोनों का सिलेबस कॉमन है, सॉल्ट एनालिसिस का, JEE मेन का और नीट का। तो आप दोनों ही तरह के स्टूडेंट इस लेक्चर को यूज कर सकते हो पूरा सॉल्ट एनालिसिस कवर करने के लिए। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन गिव्स अ प्रशियन ब्लू कलर, प्रशियन ब्लू कलर। तो प्रशियन ब्लू कलर के साथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड तो क्या हो गया, K4FeCN होल 6। ठीक है, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, होता है प्रशियन ब्लू। तो यहां पर जब इसकी रिएक्शन आप Fe+3 से करवाओगे तो बाहर वाला Fe+3 में हो और अंदर वाला Fe+2 में हो, तो उसे हम बोलते हैं प्रशियन ब्लू। क्या बोलते हैं, प्रशियन ब्लू। और अगर उल्टा हो जाए,
मतलब बाहर वाला आयरन +2 में आ जाए और अंदर वाला आयरन +3 में आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्न बुल्स ब्लू। ये दोनों ही फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप उल्टा कर दो, अगर आप K3FeCN6 ले लो पोटेशियम फेरोसाइनाइड और उसकी रिएक्शन Fe2+ से करवाओ, तब आपको जो ब्लू कलर मिलेगा वो टर्नबुल्स ब्लू का होगा। अगर आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेके उसकी रिएक्शन Fe+3 से करवाओ तो आपको प्रश्न ब्लू मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, FeCl3। चलिए 2 क्वेश्चन और है। What are the products formed in sequence when excess of CO2 is passed in slag lime? ये मैंने आपको एनायंस की टेस्टिंग में करवाया था कि अगर आपके पास स्लैग लाइम है CaOH होल ट्वाइस और आपने इसके अंदर CO2 गैस पास की है तो पहले आपको CaCO3 मिलता है प्लस H2O, और अगर आप इसमें एक्सेस में CO2 पास करो तो ये डिसॉल्व हो जाता है फॉर्मिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। To an aqueous solution containing ions such as Al3+ this was added concentrated HCl followed by H2S. The total number of cations, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ ये देखो ग्रुप आपके पास फोर्ड की टेस्टिंग आ चुकी है, निकोमंजन आपके पास होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैटायंस प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, आप कंसंट्रेटेड HCl के साथ H2S ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो? H2S। तो आपको NiS का एक पीपीटी मिलता है, बाकी किसी का भी पीपीटी नहीं मिलेगा। ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, ये भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, ये हाइड्रोक्साइड, ये अपने कार्बोनेट की फॉर्म में, ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कार्बोनेट, ये आपके ये भी हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ही जाता है। सो सिर्फ इसमें एक जाएगा, तो आई थिंक ये ऑप्शन इधर खो गया है ना? ऑप्शन जो खो गया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यही है शायद 1 3 4। हाँ, तो ये 1 यहाँ लिखा हुआ होगा, तो आप इसको देख लेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ये थे कुछ सैंपल क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लाया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, और बस अब आपको सॉर्टेज की बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जहां 8 को थ्योरी कवर करो और आप आसानी से इस चैप्टर को अपने एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और अब आपको सॉल्ट एनालिसिस की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू।